हो गया सर। ओके सर, ठीक है। Yes, sir. ओके, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू सर अगेन। अच्छा देखो, बेसिकली मैं आज वर्किंग कैपिटल में आप लोगों को कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा, ठीक है। करंट एसेट होल्डिंग अप्रोच में जो चल रहा था, और साथ में स्पेशली एक न्यू कॉन्सेप्ट में बात करना है, डबल शिफ्टिंग वर्किंग कैपिटल, ठीक है। व्हाट इज डबल शिफ्टिंग वर्किंग कैपिटल? मतलब एक्चुअली क्या होता है, कई बार ऐसा होता है कि सर ऑर्गेनाइजेशन जो होता है ना, उनको मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी में एक ही काम डबल शिफ्टिंग में करना पड़ता है। जब हाई डिमांड होता है ना, हाई डिमांड में ये नॉर्मल है। जब डिमांड हाई होता है तो उसमें इट्स अ वेरी कॉमन कॉन्सेप्ट कि आपको शिफ्ट डबल करना पड़ सकता है। और ओवर शिफ्ट टाइम। डबल ओवर टाइम बोल सकते हो, ठीक है, ओवर टाइम बोल सकते हो। लेकिन यहाँ पर कुछ एम्प्लॉय भी ओवर टाइम कर सकता है, या फिर कंपनी का अलग स्टाफ भी हो सकता है, ठीक है, कि मॉर्निंग शिफ्ट, इवनिंग शिफ्ट, है ना, जिसमें ह्यूज डिमांड होता है। वहाँ पर बस एक एक दिन में दो दो बार हो सकता है, ऐसा भी कॉन्सेप्ट है। तो मैं आज आपको ना डबल शिफ्टिंग शिफ्टिंग वर्किंग कैपिटल के बारे में बताऊंगा। अच्छा, डबल शिफ्टिंग के बारे में तो बताऊंगा, मतलब मुझे फाइनेंस के वर्किंग कैपिटल के हिसाब से बात करना ही है, बट साथ में एक और एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट के बारे में मुझे आपके साथ बात करना है। कॉन्सेप्ट इज दैट सर, एक कंपनी बहुत दिन बाद आईपीओ आ रहा है सर, 80 डेज। आप लोग अगर स्टॉक मार्केट के साथ कनेक्टेड हो, फाइनेंशियल मार्केट के साथ, तो फाइनेंशियल मार्केट में, स्टॉक मार्केट में एक कंपनी लिस्टेड होने वाला है बहुत दिन बाद। मार्केट में लिस्टेशन प्रोसेस फिर से स्टार्ट हुआ है। कंपनी का नाम है सर सिरमा, ठीक है, सिरमा SGS, SYRMA। साउथ इंडियन चाइना, सॉरी चेन्नई बेस्ड कंपनी है, चाइना नहीं, चेन्नई बेस्ड एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो वेरी हार्डकोर बिजनेस एक्टिविटीज है, मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी है, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग करता है और भी इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट में मैन्युफैक्चरिंग करता है। और इसका क्लाइंट भी बहुत ही हार्डकोर है। मतलब मैं थोड़ा बहुत फंडामेंटल डिस्कस करूंगा, इसलिए मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि वर्किंग कैपिटल के साथ कुछ कनेक्टिविटी जोड़ दिया, ठीक है। तो ये मैं सोचा कि आपको बता दूं कि कंपनी, आप लोग वर्किंग कैपिटल पढ़ रहे हो आजकल, तो मैं सोचा कि क्योंकि वर्किंग कैपिटल का ही बात है, तो आपको भी बताना चाहिए ना कि ये जो सिरमा SGS जो है, ये भी मार्केट में आ रहे हैं वर्किंग कैपिटल के लिए। समझ रहे हैं सर? मतलब इनका बहुत नीड है सर। अब देखो, वर्किंग कैपिटल मार्केट में जैसे मतलब लोन के थ्रू से भी लिया जा सकता है। कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर तो आप लोगों को पता है ना, दो तरह का कैपिटल स्ट्रक्चर होता है, लोन कैपिटल, ओन कैपिटल। तो कंपनी जब इक्विटी शेयर भी रेज करता है तो ये भी कंपनी के लिए एक कैपिटल है। तो ये कैपिटल, ये जो करंट में जो कंपनी के बारे में आपको बात कर रहा हूँ, ठीक है, सिरमा SGS बोल के, ठीक है, इसका भी मार्केट में नीड जो है ना, इसका भी जो मार्केट में नीड है वो भी वर्किंग कैपिटल का नीड है। मैं आपको चलो कंपनी के बारे में डिटेल्स में थोड़ा बताता हूँ। इसलिए मैंने सोचा कि आपको बताना चाहिए, क्योंकि वही बात सर, जो पढ़ रहे हैं उसका रियल लाइफ यूज आपको पता होना चाहिए। तो इसीलिए मैंने सोचा कि एक बार आपको रियल लाइफ कनेक्टिविटी करा देते हैं कि किस तरह से रिसेंट ट्रेंड में ऐसा हुआ है, और आप भी उसको थोड़ा देख लो, ठीक है। चलो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। और आईपीओ के बारे में भी आपको पता चल गया, मतलब फाइनेंस पढ़ना है और फाइनेंस के बारे में जानना भी है। तो क्या आपको स्क्रीन में नजर आ रहा है सर? चलो, यस सर। ठीक है। तो ये देखो सर, ये फिरमा SGS टेक्नोलॉजी लिमिटेड, आई डोंट नो ये लोग क्या बताते हैं, सिरमा बोलते हैं कि SYRMA बोलता है, बट मुझे तो ऐसे ही प्रोनाउंस आ रहा है, वट एवर। ऐसे तो कंपनी जो है सर, ये एक चेन्नई बेस्ड फार्म है। कॉर्पोरेट ऑफिस रजिस्टर्ड है सर, इसका चेन्नई में भी है, मुंबई में भी है, रजिस्टर्ड ऑफिस मुंबई में है, बट कंपनी बेसिकली चेन्नई बेस्ड है। राहुल एन सिन्नरकर, ठीक है, कंपनी सेक्रेटरी है या कंप्लायंस ऑफिसर है, जिन्होंने इस पूरा ड्राफ्टिंग को मैनेज किया, ठीक है। CS का रोल प्ले बहुत हाई हो रहा है सर आजकल। कुछ लोग मुझे पूछता है कि क्या CS करने के बाद जॉब मिलेगा। मैं सोचता हूँ कि क्या बात पूछ रहे हैं सर, इतना डिमांडिंग है कि लोग बैठा हुआ है, लेकिन मार्केट में प्लेयर नहीं है खेलने के लिए जगह भरा पड़ा है, लेकिन खेलने के लिए प्लेयर नहीं है सर, ये प्रॉब्लम है।
अच्छा ठीक है, वो बात तो बाद में भी हो सकता है, बट अगर आप देखें कंपनी का फ्रेश इशू एंड ऑफर फॉर सेल, ये मैं कंपनी का क्या निकाला सर, कंपनीज एक्ट के हिसाब से आप लोगों को पता है ना, सेक्शन 32 ऑफ द कंपनीज एक्ट, भूलना मत सर, ठीक है। ये मैं आपको शेयर कैपिटल के वहाँ पर भी बताता हूँ, कंपनीज लॉ जब पढ़ाता हूँ कॉर्पोरेट लॉ में, तो सेक्शन 32 ऑफ द कंपनीज एक्ट आपको रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस के बारे में बात करता है। ये एकदम रिसेंट केस है, अगस्त 4 का 2022 का रिपोर्ट है, अभी भी मार्केट में आया नहीं सर, इसका एप्लीकेशन आ गया, बट ये मार्केट में इसका मतलब अगर किसी को बाई करना है शेयर, तो वो प्रोसेस चालू होगा 12 तारीख से, 12 से लेके 18 तक के बीच में अगर कोई अप्लाई करना चाहता है स्टॉक मार्केट में, ठीक है, आईपीओ मार्केट में, तो वो अपने अपने ब्रोकर के थ्रू से कर सकता है, ठीक है। तो नाउ क्वेश्चन इज दैट सर, यहाँ पर इसका साइज ऑफ फ्रेश इशू देखो आप, कितना बता रहे हैं सर, फ्रेश इशू मतलब एकदम फ्रेश है, और कुछ होगा जो जो लोग पहले से होल्ड करके रखा था वो लोग छोड़ के जाएगा, ऐसा कुछ है। फ्रेश इशू और ऑफर फॉर सेल, ठीक है, ये देखो, अप टू इक्विटी शेयर एग्रीगेटिंग अप टू 7660 मिलियन, मतलब 766 करोड़, ठीक है। और इधर आपका मतलब 700-800 करोड़ का मार्केट नीड है इसका, 3369,360 इक्विटी शेयर्स, मतलब इतना इक्विटी शेयर, 33,69,360 इक्विटी शेयर्स, ठीक है, इतना शेयर्स का इसका साइज फॉर ऑफर फॉर सेल है। और अगर आप देखें द सेलर ऑफर इज बीइंग मेड परसेंट ऑफ रेगुलेशन 6 सबसेक्शन 1। अच्छा, जो लोग सेबी रेगुलेशंस का भी पढ़ाई करते हो, सिक्योरिटी लॉ, वो भी देख लो सर, ठीक है। मतलब सेबी रेगुलेशंस में, आईसीडीआर रेगुलेशंस में इसके बारे में बात होता है कि मतलब किसके लिए कितना अलॉटमेंट होता है, ठीक है। सेबी रेगुलेशंस के हिसाब से भी देख लो, ठीक है। देखो लॉ का पढ़ाई पूरा हो जा रहा है, लॉ भी हो जा रहा है, फाइनेंस भी हो जा रहा है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। यहाँ पर मैंने कंपनी लॉ भी बता दिया, अब सिक्योरिटी लॉ भी बता रहा हूँ, और इधर फाइनेंस का जो एरिया है वो भी आपको बता रहा हूँ, ठीक है। मतलब लॉ फाइनेंस सब एकदम मिलजुल के एक क्या बोलते हैं इसको, मतलब बांग्लाते আমরা একটা কথা বলি, मिले जुले एकाकार रह गया, ठीक है, मतलब इट्स लाइक दैट, मतलब सब एकदम एक हो गया सब। आप यहाँ पर देख सकते हो मतलब किसके लिए कितना रिजर्वेशन है, QIB, NIB, RIB, ठीक है, मतलब रिटेल इन्वेस्टर्स का कितना, क्वालिफाइड इन्वेस्टर्स का कितना, मतलब सॉरी आपका इंस्टीट्यूशनल बायर का कितना, ठीक है, इस तरह का मतलब बता देता है ऑफर स्ट्रक्चर किसके लिए कितना परसेंटेज है। मैं आपको थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दूंगा अभी, रुक जाओ। प्रोमोटर के हाथ में कितना शेयर है वो भी बता रहा है, कौन है प्रोमोटर, अच्छा वीना कुमारी टंडन कोई है जो अपना शेयर सेल करना चाहता है, वो प्रोमोटर है, वो ऑफर फॉर सेल करना चाहता है, ठीक है। तो एक प्रोमोटर से बाहर निकलना चाहता है, अपना शेयर सेल करना चाहता है, बाकी लोग खरीद लेगा मार्केट में, ठीक है। अब यही बात है सर, क्या मार्केट में इसका अभी तक का रिपोर्ट क्या है सर, रिपोर्ट पॉजिटिव है, मतलब इसका सेल प्राइस मोटा मोटी शेयर का दाम बताया जा रहा है सर 220 के अंदर आ जाएगा, ठीक है, मैक्स टू मैक्स बैंड प्राइस जो रहा है। और मतलब मार्केट में अभी तक जो है, अभी भी बाकी है 3 दिन, 3 दिन में ग्रे मार्केट में इसका जो बोली लग रहा है सर, उसमें मोटा मोटी 30 रुपीज के आसपास इसका प्रीमियम वैल्यू हो सकता है। मतलब अगर 220 में मतलब इसका अगर कोई बाई करता है, तो अभी तक का जो मार्केट का एक्सपेक्टेशन है, ठीक है, क्योंकि लंबा समय के बाद आईपीओ आ रहा है, तो मोटा मोटी 250 ऑनवर्ड्स लिस्टिंग होने का चांसेस है, ठीक है, चांसेस है सर 250 प्लस में ये लिस्टेड होगा। मेरे को तो लगता है और भी ज्यादा हो सकता है, बट 250 एवरेज मान के मैं चलता हूँ, मेरे को भी यही लग रहा है सर, 250 के आसपास, मतलब पर शेयर 30 करके, तो लिस्टेड प्रॉफिट तो है। रही बात बिजनेस का, फाइनेंस का, ठीक है, और ये जो पैसा 766 मिलियन का जो इनका जरूरत है, 700-800 करोड़ का, इसको मार्केट में उठाने के लिए आ जाता है सर कैपिटल मार्केट में बड़ा प्लेयर, बुक रनिंग लीड मैनेजर, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मार्चेंट बैंकर या फिर अंडर राइटर्स, है ना। हाँ ये देखो, डीएम कैपिटल, ICICI सिक्योरिटी, IIFL सिक्योरिटीज, ये लोग बेसिकली बुक रनिंग लीड मैनेजर का काम कर रहे हैं, ठीक है। और लिंक्ड इन टाइम ये बेसिकली रजिस्टर का काम कर रहा है, ठीक है। और कंपनी सेक्रेटरीज तो आपने देख ही लिया, और जो कुछ भी हो रहा है एज पर कंपनीज एक्ट एंड एज पर सेबी रेगुलेशंस के थ्रू से हो रहा है, ठीक है। अब ये तो बेसिक एक कॉन्सेप्ट के बारे में मैंने बताया। अब अगर मैं आपको डिटेल्स, अगर आप पढ़ना चाहते हो, ठीक है, अगर आप डिटेल्स जानना चाहते हो, तो आपको क्या करना चाहिए, सिंपल, जैसे मैंने इसको सेबी के साइट से डाउनलोड किया, आप लोग भी डाउनलोड करें, ठीक है। सेबी के साइट में जाओ, सिरमा SGS टेक्नोलॉजी के बारे में टाइप करो, मतलब यहाँ पर एक्चुअली फाइलिंग्स में जाके मिल जाएगा,
या फिर अगर आप जीरोधा या आप स्टॉक्स जो भी यूज करते हो, मोतीलाल ओसवाल व्हाटएवर, अब उनके थ्रू से जाके भी DRHP में जा सकते हो और डिटेल्स में सेबी के साइट में जाके डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। सर ये डाउनलोड करके आप जो भी पढ़ोगे वो तो आप लोग पढ़ सकते हो अगर आपको नॉलेज बिल्डअप हो रहा है, स्टॉक मार्केट क्लास करते हो, फाइनेंस का क्लास करते हो, CS CMA पढ़ते हो, तो नॉलेज बिल्डअप तो होना चाहिए। आप पूरा रिपोर्ट को भी पढ़ना चाहिए आप लोगों को, मैं तो वही बोलूंगा, क्योंकि जितना रिपोर्ट के बारे में जानोगे उतना आपका नॉलेज भी डेवलप होगा, और उससे बड़ा बात है कि आपका जो एक्चुअल पर्पस है CA CMA का, वो पर्पस भी फुलफिल हो जाता है। सर सब समझ गए, अब आगे बताओ कि क्या बताना चाहते हो, वर्किंग कैपिटल के साथ क्या है, क्योंकि हम लोग फाइनेंस में वर्किंग कैपिटल पढ़ रहे हैं। सर इसके लिए मैं अभी आपको थोड़ा सा इकोनॉमिक टाइम्स के ही, मतलब ये बेसिकली जो डिटेल्स मुझे इकोनॉमिक मतलब सॉरी रिपोर्ट में मिला, मैं उसको थोड़ा समरी आपको इकोनॉमिक टाइम से बता रहा हूँ, ठीक है। मतलब इस रिपोर्ट के अंदर जो कुछ भी है इसको अगर एक समरी किया जाए, इसके अंदर फाइनेंशियल रिपोर्ट, कंपनी के बारे में सब कुछ है सर, ठीक है। जैसे कि आप देख रहे हो सर, ये देखो, ठीक है, कंपनी का बैलेंस शीट एवरीथिंग, ठीक है, कहाँ कहाँ क्या है नहीं है, एक्सपोर्ट कितना करता है। यस नहीं, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, ठीक है। सारा रिपोर्ट आपको यहाँ पर मिलेगा और यही रिपोर्ट आपको बहुत हेल्प करता है कंपनी को एनालिसिस करने के लिए। अब इसी का एक समरी रिपोर्ट मैं आपके सामने रख रहा हूँ, आप उसको देखो, ठीक है। आपको पता चलेगा कि एज ए फाइनेंशियल स्टूडेंट्स, एज ए फाइनेंस के स्टूडेंट्स होने के नाते आपको इस तरह का चीज़ को कैसे देखना चाहिए। तो मैं आपको एक ET से थोड़ा सा समरी बता रहा हूँ, बाकी डिटेल्स जैसे मैं रीड कर रहा हूँ आप लोग भी रीड कीजिए, ठीक है। After a break of nearly that, some mojo back as the initial public offer, Sirma is this technology will open for subscription on Friday, August 12. ठीक है, ये तो हम देख रहे हैं। अच्छा ये क्या कंपनी है सर? सर ये एक इंजीनियरिंग एंड डिजाइनिंग कंपनी है जिसने अपना प्राइस बैंड 209 से लेके 220 के बीच में रखा, ठीक है। इशू विल कब तक चलेगा? 18 अगस्त तक चलेगा, 12 से लेके 18। कंपनी का एम है 840 करोड़ मार्केट से उठाने का, प्राइमरी ऑफरिंग यही है। इसमें 766 करोड़ का फ्रेश इशू है, बाकी ऑफर फॉर सेल है, जो इतना शेयर सेल करके निकलना चाहता है पुराना शेयर होल्डर, ठीक है। कंपनी इन कंसल्टेशन विद इट्स बुक रनिंग लीड मैनेजर, मतलब जो BRLM है जिसके बारे में मैं आपको अभी अभी बताया, उनके साथ कंसल्ट करके रेस्ड 110 करोड़ भाई प्री IPO प्लेसमेंट एंकर वगैरह से लिया, ठीक है। और 290 पर पीस में लिया, ठीक है। 290 पर पीस शेयर्स में एंकर अलॉटमेंट के थ्रू से IPO से पहले ही हुआ है। सिरमा SGS इज अ टेक्नोलॉजी फोकस्ड इंजीनियरिंग एंड डिजाइनिंग कंपनी। क्या करता क्या है? ये एक टेक्नोलॉजी फोकस्ड इंजीनियरिंग एंड डिजाइनिंग कंपनी है जो मेनली टर्न की इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सर्विस, स्पेशलाइजिंग इन प्रिसिशन मैन्युफैक्चरिंग फॉर डाइवर्स एंड यूज इंडस्ट्रीज। एंड यूज इंडस्ट्री मतलब बिजनेस का कोर मैन्युफैक्चरिंग चीज में काम आता है, जिसमें ऑटो पार्ट्स वगैरह, प्रिसिशन का जो कॉन्सेप्ट है इंजीनियरिंग लेवल में, जिसमें क्या बताऊं आपको मैं, हार्ड डिस्क का, SSD, ठीक है, आपका वाटर प्यूरिफायर में यूज होता है, ऑटोमोबाइल में यूज होता है, हेल्थ केयर सेक्टर्स में यूज होता है, कंज्यूमर प्रोडक्ट में यूज होता है, IT इंडस्ट्रीज में यूज होता है, अप्लायंसेस वगैरह में यूज होता है। मतलब बेसिकली हार्डवेयर कंपनी है सर, ठीक है। अब इतना समझ लो कि एक इलेक्ट्रॉनिक्स है, बट हार्डवेयर इलेक्ट्रॉनिक्स में मेनली इसका फोकस है, ठीक है। अब ये बिजनेस बहुत ही जेन्युइन बिजनेस है। द नेट प्रोसीड फ्रॉम द फ्रेश इशू, अब यहीं पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो पैसा इसको मिलेगा, ये जो फ्रेश शेयर इशू ये कर रहा है, ये पैसा को कंपनी क्या यूज करेगा? फॉर फंडिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर रिक्वायरमेंट। कंपनी का कैपिटल एक्सपेंडिचर रिक्वायरमेंट है सर। बेसिकली कंपनी का कुछ वर्किंग कैपिटल का भी नीड है और कुछ बड़ा प्रोजेक्ट का भी नीड है। उसमें वो क्या करेगा? मैन्युफैक्चरिंग को एक्सपैंड करना चाहता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसिलिटीज को बढ़ाना चाहता है, और लॉन्ग टर्म वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को भी यूज करना चाहता है। तो सर जब हम लोग कैपिटल बजटिंग पढ़ेंगे, ट्राई टू अंडरस्टैंड, इसके बाद मैं कैपिटल बजटिंग चैप्टर स्टार्ट करूंगा। जब कैपिटल बजटिंग पढ़ोगे आपको पता चलेगा कि कैपिटल रिक्वायरमेंट का कॉन्सेप्ट को कैसे कंपनी देखता है, ठीक है। और अभी जो मैं आपको बात कर रहा हूँ ये वर्किंग कैपिटल का नेट पे बात कर रहा हूँ। आई होप यू अंडरस्टैंड। कैपिटल एक्सपेंडिचर या कैपेक्स रिक्वायरमेंट, ठीक है, जिसमें एक्सपेंडिचर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एवरीथिंग, जो कंपनी का एक लंबा बजट होता है, और एक होता है वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट। तो कंपनी अपने DRHP में, मतलब रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में, अपने रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में कंपनी ने यही बताया, ठीक है। मैं समरी से आपको इकोनॉमिक टाइम से थोड़ा बता रहा हूँ। अच्छा, इन्वेस्टर्स कैन मेक ए बीड ऑन मिनिमम 68 इक्विटी शेयर, कम से कम 68 इक्विटी शेयर में आप बाई कर सकते हो एक लॉट में। 1 लॉट इक्वल्स टू 68 शेयर। अब 68 इंटू 220 में नॉर्मली लोग बीड करेगा,
ऑलमोस्ट 15,000 अप्रॉक्स आपका एक लॉट का प्राइस पड़ जाएगा। अगर आप मोटा मोटी पर शेयर में अगर 30 करके भी प्रॉफिट करते हो कम से कम, तो 68 इंटू 30 करके या 68 इंटू 40 करके जो होता है, मतलब 2-2.5 का आप पर लॉट में बेनिफिट ले सकते हो। मेरा पर्सनल अजम्पशंस भी कुछ ऐसा ही है, इससे ज्यादा होगा मुझे तो लग रहा है 30 प्लस रहेगा, 50 प्लस भी हो सकता है, बट मार्केट का भी करंट ट्रेंड भी कुछ ऐसा बता रहा है। ठीक है, क्योंकि 2-3 रीजन है। एक तो इसका बिजनेस ना बहुत मतलब ठोस बिजनेस है सर। ठोस समझते हो ना, ठोस इन द सेंस बिजनेस में दम है। ठीक है, इतना बताना चाहता आपको कि इसके बिजनेस पे दम है। अच्छा, और एक चीज देखो, वर्किंग कैपिटल का नीड तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको बार बार इस पॉइंट पे मैंने बात किया कि कंपनी ये लॉन्ग टर्म वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को भी फुलफिल करना चाहता है, जो मेरा एक्चुअली आपका टुडेज क्लास के साथ मैं कनेक्ट करूंगा। अच्छा, इन्वेस्टर्स कैन मेक ए बीड ऑफ इतना शेयर्स। अच्छा, एंकर बुक विल ओपन ऑन थर्सडे। एंकर का ओपनिंग थर्सडे से स्टार्ट होगा। ठीक है, August 11 से, मतलब एक दिन पहले से। अच्छा, कंपनी ऑपरेट्स थ्रू 11 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज लोकेटेड इन हिमाचल, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, साधन स्टेट्स ऑफ तमिलनाडु एंड कर्नाटका। इतना सारा जगह में इनका फैक्ट्री है सर कंपनी का, आप देख सकते हो। अच्छा, कंपनी चेन्नई में है, गुड़गांव में है, स्टटगर्ट में है, जर्मनी में है। मतलब इतना सारा जगह में इनका रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम होता है। मतलब कंपनी इंटरनेशनल एक्सपोर्ट भी करता है, समझ रहे हैं सर। कंपनी जो है ये इंटरनेशनल एक्सपोर्टिंग भी करता है। ठीक है, एक्सपोर्ट में भी कंपनी का टोटल बिजनेस का ऑलमोस्ट 44% एक्सपोर्ट होता है सर। ठीक है, ये देखो। अब कुछ और बात है, कंपनी पोस्टेड 43% रेवेन्यू ग्रोथ, 43% revenue growth at rupees 1267 crore in financial year 22 compared to the year ending 2021. company's net profit 17% में बढ़ा है, 76 करोड़ में, मतलब 17% ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट ग्रोथ हुआ है लास्ट 21 से 22 के बीच में। मतलब इट्स अ गुड साइन सर, कि ग्रोथ बहुत है। अप टू 50% ऑफ द टोटल ऑफर इज रिजर्व फॉर QIB, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर, 15% for non-institutional buyer and remaining 35% is allocated to the retail investors। मतलब हम आप जैसे लोगों के लिए कंपनी का टोटल शेयर का 35% है। ठीक है, समझ रहे हो सर? ओके, अरे बोझा गा लो। ये बेसिकली स्टॉक का बेसिक क्राइटेरिया है। जब कोई भी स्टॉक में इन्वेस्ट करता है ना, वो बस इतना तो कम से कम जानना चाहता है, कम से कम। अब डिटेल्स जानकारी करने के लिए आपका फंडामेंटल स्टॉक होना चाहिए, आपका फाइनेंस स्ट्रांग होना चाहिए, आपका अकाउंट्स का भी नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, और फाइनेंशियल एनालिटिकल पावर भी आपके अंदर होना चाहिए। ठीक है, जिसको हम लोग फंडामेंटल एनालिसिस भी कहते हैं। ठीक है, सो अगर मैं फंडामेंटल कुछ पॉइंट में बात करूं, तो आपके सामने मैं 2-4 पॉइंट बोल देता हूं। अब बोलोगे सर इतना सारा बात कर दिए तो फाइनेंशियल एनालिसिस क्यों नहीं करोगे? तो चलो वो भी कर देते हैं। अगर आप देखोगे कंपनी का, मतलब ये बेसिकली कहाँ से लिया गया सर, कंपनी के PL बैलेंस शीट से मोटा मोटी लास्ट 2-3 साल का जो रिकॉर्ड है, वहीं से ये समरी बनाया गया। और वो समरी कुछ ये बताता है, मार्च 2020 में इसका रेवेन्यू था 404 करोड़ का, उसमें इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था 43 करोड़ का, और इसका अर्निंग पर शेयर था 6.19। 21 में रेवेन्यू ग्रो होके 444 करोड़ हुआ, पैट 28 करोड़ का था, EPS 3.32, थोड़ा सा कम हो गया अर्निंग पर शेयर। में भी शेयर होल्डिंग पैटर्न में कुछ कारण होगा या कैपिटल में कुछ चेंजेस आया होगा, उसका वो सब डिटेल्स आपको डिटेल्स में पता चलेगा, ऐसे तो नहीं पता चलेगा। एंड मार्च 2022 में द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज दैट रेवेन्यू कितना इंक्रीज हुआ है। देखो, एक साल में 444 करोड़ से 650 करोड़ का रेवेन्यू इसका बढ़ा है, और इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 30 करोड़ हुआ है, और अर्निंग पर शेयर थोड़ा कम हुआ है, बट दैट्स अ डिफरेंट पार्ट, ये डिपेंड करता है शेयर होल्डिंग पैटर्न पे, बट मैं उस पर बात अभी नहीं करूंगा। लेकिन डिटेल्स जानकारी अगर आपको करना है, आप लोग अगर जो लोग फंडामेंटल एनालिसिस करते हो या स्टॉक मार्केट का क्लास ऑलरेडी किए हो, मैं उनको सजेस्ट करूंगा कि जस्ट विजिट दी साइट, सेबी के साइट में जाओ, डिटेल्स निकालो, इस सिरमा SGS के रिपोर्ट को निकालो, स्टडी करो सर, स्टडी करो। इन्वेस्ट करो ना करो वो आपका अपना है। ठीक है, आज इन्वेस्ट नहीं करोगे कल करोगे, आज सिरमा पे नहीं करोगे कल बहुत सारा कंपनी में करोगे, आज 2022 में नहीं करोगे 2024 में कर लेना, लेकिन आदत बनाओ सर, आदत बनाओ। कंपनी में एक कंपनी सेक्रेटरी क्या करता है, आप बात समझ रहे हैं ना सर? कंपनी में कंपनी सेक्रेटरी बेसिकली लीगल मैटर पे फोकस करता है। CA CA में क्या करता है कंपनी के अंदर?
इसका पूरा फाइनेंशियल रिपोर्ट को रेडी करने में सीए सीएमए ही तो काम करेगा, और कौन काम करेगा। और एज ए इन्वेस्टर आप क्या करोगे सर, एज ए इन्वेस्टर आप सब कुछ करोगे, आप लीगल भी देखोगे, आप फाइनेंशियल्स भी देखोगे, सब काम आपको करना है। तो इन्वेस्टर बनना कोई आम बात नहीं है सर, इन्वेस्टर के अंदर ऑलराउंड मतलब टैलेंट होना चाहिए, ऑलराउंडर टैलेंट होना चाहिए, ठीक है। आपको ईच एंड एवरीथिंग अंडरस्टैंड करना होगा, वही तो है सर, वही तो है सारा खेल, ठीक है। तो आप चाहो तो जाओ डीएल बैलेंस शीट चेक करो, एनुअल रेशियो वगैरह चेक करो, तो आपको बहुत हेल्प हो सकता है। फिलहाल मैं आपको वर्किंग कैपिटल में वापस लेके आ जाऊंगा सर। मेरे को बस इतना ही कहना था आपको कि आप जस्ट इतना देखो सर कि किस तरह से कंपनी अपना वर्किंग कैपिटल के लिए भी तरसता है। और देखो बिजनेस अच्छा है इसका, इसका बिजनेस अच्छा है, इसका टॉप टॉप मतलब मार्केट में इसको किसको किसके साथ बिजनेस करता है देखो, बिग बिग प्लेयर के साथ इसका बिजनेस है, लाइक टीवीएस मोटर्स, एओ स्मिथ, यूरेका फोर्ब्स, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ठीक है, और भी बहुत सारा है, ठीक है। मतलब ऑटोमोबाइल से लेके वाटर प्यूरिफायर से लेके इवन आपका कंप्यूटर, जो कंपनी कंप्यूटर बिल्डअप करता है ना, उसके लिए भी हार्डवेयर में एसएसडी वगैरह भी बिल्डअप कर रहा है। मतलब कंपनी का प्रोडक्ट रेंज जो है सर, ये काफी इंटरेस्टिंग रेंज है, मतलब हार्डकोर बिजनेस है, मॉडर्न नीड्स के साथ काम करता है। ये चीज मुझे इस कंपनी के बारे में थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, ठीक है। बाकी थोड़ा आप लोग भी ऑब्जर्व करो सर, ठीक है, क्या ऑब्जर्व करते हो आप भी मुझे बताना, ठीक है। चलो, समझ में आया सर। हेलो, प्लीज टेल मी सर, बताओ क्या ये केस स्टडी समझ में आया आईपीओ का, वर्किंग कैपिटल का क्या नीड कंपनी का आया, ये भी देखा आप लोगों ने, क्या रे, आना कुछ तो बोलो। हाँ सर। यस सर। चलो सर ठीक है, वापस हमारे वर्किंग कैपिटल के रेगुलर एक्टिविटी में वापस चलते हैं। जो क्वेश्चन मैं आप लोगों को दिया था उस पर डिस्कस करते हैं, और वर्किंग कैपिटल को अंदर से जानने का कोशिश करते हैं, ठीक है। अंदर से जानो सर, अंदर से जानो, बाहर से तो बहुत कुछ होता है बट अंदर से जानना जरूरी है। अच्छा, लास्ट दिन वर्किंग कैपिटल ये होगा क्या, कहाँ चला गया है? कहाँ चला गया मेरा वर्किंग कैपिटल का notes? एक सेकेंड सर, अभी बताते हैं आपको। ठीक है चलो, तो चलो सर स्टार्ट करें। हम लोग कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, हम लोग कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, और कंपनी के बारे में थोड़ा सा डिटेल समझने का कोशिश करते हैं, चाहे वो कंपनी सिरमा टेक्नोलॉजीज हो या फिर कोई और कंपनी हो, क्या फर्क पड़ता है, कंपनी तो कंपनी है। जैसे लोग, डॉक्टर क्या करता है, एक ह्यूमन बॉडी की से तरफ से वो सारे बिजनेस के बारे में भी, मतलब सारा ह्यूमन बॉडी के बारे में एक एजम्पशंस क्रिएट करता है ना, इसी तरह से आप भी एक बिजनेस से दूसरे बिजनेस के बारे में एक एजम्पशन जरूर क्रिएट कर सकते हो। बाकी से जैसे एवरी बिजनेस इज डिफरेंट, सिमिलरली एवरी ह्यूमन बॉडी इज ऑल्सो डिफरेंट, वो तो है, बट एटलीस्ट इतना आइडिया तो बन जाता है ना कि अच्छा डिफरेंट ह्यूमन बॉडी में क्या डिफरेंट नॉलेज मिल सकता है, ये तो है। सर मैं आप लोगों को बहुत सारा क्वेश्चन दिया था, उसमें से मैंने एक इजी क्वेश्चन दिया था, कौन सा क्वेश्चन इजी था, एक सेकंड। इजी क्वेश्चन क्यों बोल रहा हूँ जानते हो, क्योंकि उस इजी क्वेश्चन में मुझे आपको डबल शिफ्टिंग बताना, आई थिंक दिस वन। सर ये वाला क्वेश्चन ट्राई किया आप लोगों ने, टेम्को लिमिटेड का एक क्वेश्चन था, टेम्को लिमिटेड किसी ने किया, चौथा कोरेजिस ने की, चौथा नंदिनी, ज्योति, नहीं सर। चौथों की आंसर है इससे टेम्को लिमिटेड का, क्या आंसर आया बोलो। सर 4,89,375। 4,89,375,
4,89,000 और किसी का आया? एनीवन? और किसी ने ट्राई किया सर? तो वेरी इजी क्वेश्चन। और किसी का हुआ क्या ये वाला क्वेश्चन? ठीक है सर, चलो चौथा ने ट्राई किया। मैं आपको इसी क्वेश्चन के थ्रू से एक दूसरा क्वेश्चन कराता हूँ। अच्छा तो था क्या आंसर 4,70,625 नहीं होना चाहिए? क्या স্যার ওই সেলিং এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন ওভারহেডটা নিয়ে একটু বোঝা যাচ্ছে না ঠিক। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड को लेके प्रॉब्लम है? क्या प्रॉब्लम है बोलते सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में? क्या बोला, ऐसा क्या बोला सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में, ऐसा क्या बोल दिया? मैंने मुझे ऐसा लग रहा है ये तो हो जाना चाहिए था, लेकिन आंसर थोड़ा सा डिफर कर रहा है, थोड़ा सा। तो ये डिफरेंस क्यों है और क्या डिफरेंस है? अच्छा ठीक है, मैं चाहता था कि आपको डायरेक्टली डबल शिफ्टिंग ही कराऊं। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, पहले मैं डबल शिफ्टिंग कर लेता हूँ, फिर बाद में मैं चौथा का आंसर के साथ मैच कर लूँ। ऐसे तो इस तरह का क्वेश्चन आप लोग बहुत बार किए हो सर, इसलिए मैं ज़्यादा दिमाग नहीं खाना चाहता आप लोगों का, बिकॉज इट्स अ वेरी सिंपल रेगुलर क्वेश्चन। इट्स अ वेरी सिंपल रेगुलर क्वेश्चन, ताकि रेगुलर क्वेश्चंस पे और मैं माथा नहीं लगाना है आपको भी। मैं आपको जस्ट ये फोकस कराना चाहता कि सर डबल शिफ्टिंग में क्या करना है, यही मेरा मेन टारगेट है अभी। तो एक काम करते हैं, मैं शिफ्ट वन का आंसर को यूज़ करूंगा बस, ठीक है? शिफ्ट वन का आंसर को बस यूज़ करूंगा और आपको मैं मेनली फोकस कराऊंगा डबल शिफ्टिंग में। लेकिन उसके लिए आपको डबल शिफ्टिंग समझना पड़ेगा थोड़ा, ठीक है? डबल शिफ्टिंग थोड़ा समझना पड़ेगा। ऐसे मैं ये क्वेश्चन एक बार आपको बताता हूँ। इस क्वेश्चन में टेम्को लिमिटेड क्या कर रहा है सर? मैन्युफैक्चर कर रहा है फाउंड्री इक्विपमेंट, ठीक है? जैसे आपने अभी देखा, आपने अभी अभी देखा कि हम लोग सिरमा के किस तरह का काम देखा, है ना? इसी तरह से ये भी एक क्या कंपनी है, एक फाउंड्री इक्विपमेंट बनाता है, कैटर्स द स्टील इंडस्ट्री। बेसिकली ये स्टील इंडस्ट्री में कैटर करता है, मतलब स्टील इंडस्ट्री को अपना प्रोडक्ट सप्लाई करता है। इसको भी नीड हो गया वर्किंग कैपिटल में, ठीक जिस तरह से सिरमा टेक्नोलॉजीज का नीड हो गया था। ठीक जिस तरह से हम लोगों ने देखा कि सिरमा टेक्नोलॉजीज का वर्किंग कैपिटल का नीड है, लॉन्ग टर्म वर्किंग कैपिटल का नीड है, ठीक है? और यही रीजन है कि सिरमा टेक्नोलॉजीज को ऑलमोस्ट 800 करोड़ का जरूरत भी है अभी, ऑलमोस्ट 800 करोड़ का जरूरत भी है, ठीक है? ये आप लोगों ने अभी अभी देखा। तो सिमिलरली ये जो कंपनी के बारे में मैं अभी बात कर रहा हूँ आपके साथ, इसको भी पैसा का जरूरत है, और कंपनी ने अपना डिटेल्स यहाँ पर दिया है क्या क्या करना है इनको। सर इनको क्या करना है, देखो टर्नओवर फॉर द ईयर, ठीक है, 15 लाख का है। सेल का परसेंटेज कितना बोला है देखो, कॉस्ट एज परसेंटेज ऑफ सेल्स, कॉस्ट एज परसेंटेज ऑफ सेल्स 30%, डायरेक्ट लेबर 25%, वेरिएबल ओवरहेड 10%, फिक्स्ड ओवरहेड 15%, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड 5%। बस इतना डिटेल्स आपके सामने दिया है, और साथ में आपको ये भी बोला, और क्या बोला आपको देखो एक बार, साथ में आपको ये भी बोला डेटर्स टेक 2.5 मंथ्स बिफोर पेमेंट, ठीक है? कंपनी का अंदर का बात है, कंपनी अंदर से क्या बताना चाहता है? कंपनी ये बता रहा है सर डेटर्स टेक 2.5 मंथ्स टाइम लेता है पेमेंट करने के पहले। मतलब आप सेल तो कर देते हो, ठीक है? बेसिकली ये आपका क्या है, रिसीवेबल्स है, ठीक है? दिस इज योर रिसीवेबल्स, मतलब मार्केट से ये रिसीवेबल्स आपको उठाना पड़ता है टेम्को को। तो डेटर से पैसा कमाने में आपको समय लग जाता है 2.5 महीना, 2.5। रॉ मटेरियल्स जो स्टॉक में होता है वो 3 मंथ्स का होता है। वर्क इन प्रोग्रेस रिप्रेजेंट 2 मंथ्स ऑफ हाफ प्रोड्यूस्ड गुड्स। वर्क इन प्रोग्रेस क्या रिप्रेजेंट करता है? 2 मंथ्स ऑफ हाफ प्रोड्यूस्ड गुड्स, ठीक है? और फिनिश गुड्स रिप्रेजेंट 1 मंथ प्रोडक्शन, ठीक है? 1 मंथ का प्रोडक्शन आप फिनिश गुड्स में रखते हो। और क्रेडिट इज टेकन एज फॉलोज, डायरेक्ट मटेरियल 2 मंथ्स का,
डायरेक्ट लेबर डायरेक्ट लेबर 1 वीक का, वेरिएबल ओवरहेड 1 मंथ का, फिक्स्ड ओवरहेड 1 मंथ का, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन 0.5 मंथ का। ठीक है, ठीक है। तो था मैं डबल शिफ्टिंग में दिखाता हूँ, अगर कुछ गड़बड़ होगा तो एक बार चेक कर लेना। ठीक है, अच्छा। ठीक है। नेक्स्ट इज वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस and finished goods are valued at material, labor and variable expenses cost. क्या बताएं? WIP and finished goods are valued at material, labor and variable expense cost. You are required to prepare project statement of working requirement of Tenco Limited, assuming that the labor force is paid for 50 working weeks a year. मतलब एक सिंपल सा बात है यहाँ पर, नॉर्मली 52 वीक्स होता है सर, है ना? 52 वर्किंग वीक्स होता है, हम लोग यहाँ पर 50 वर्किंग वीक्स ए ईयर मेंटेन, मतलब बेसिकली मेंटेन करके चलेंगे। सिंपल सा बात है। ओके, सिंपल सा बात है। नाउ क्वेश्चन इज दैट कि वो तो ठीक है, वो तो ठीक है, लेकिन अभी इसको हमें एक दूसरा वे में करना है। मैं आपको बस इतना बताना चाहता सर, ये इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ, आप इसका आंसर लिख लीजिए। ये जो शिफ्ट है ये बेसिकली सिंगल शिफ्ट है। सिंगल शिफ्ट में इसका आंसर आने वाला है 4,70,625। ठीक है, आप करके देखिएगा, मैच हो जाना चाहिए। ठीक है, अगर नहीं होता है मैं बाद में करा दूंगा। ठीक है, लेकिन अभी मैं आपको फोकस कराऊंगा सेम क्वेश्चन को डबल शिफ्टिंग में। तो आप बस ये आंसर को थोड़ा पुट मतलब लिख लिख के रखिए अपनी कॉपी में कि टेम्को लिमिटेड का सिंगल शिफ्ट का वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है 4,70,625। ठीक है, मैं इसलिए थोड़ा डायरेक्टली डबल शिफ्टिंग में आ रहा हूँ क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन आप लोग पहले भी किए हो, इसलिए मुझे लगा कि ठीक है मैं अभी डबल शिफ्टिंग सिखाता हूँ। बाद में अगर आपका सिंगल शिफ्ट का जवाब नहीं आता है मैं आपको सिंगल शिफ्ट में बाद में करा दूंगा। ठीक है, लेकिन मेरा फोकस एरिया करेंटली क्या है? डबल शिफ्टिंग है। दैट इज वाई मैं आपको बस बार बार इतना बोला कि अभी आप बस आंसर लिख के रखो, मैं आपको अगर बाद में बाई चांस आपका नहीं होता है, होना चाहिए सर, ऐसे तो हो जाना चाहिए, बट अगर नहीं होगा तो मैं आपको सॉल्व करा दूंगा। अच्छा, लेकिन पॉइंट इज दैट सर, पॉइंट ये है कि सर हमें ये समझना पड़ेगा, मैं थोड़ा हेडिंग कर लेता हूँ। वर्किंग कैपिटल में हमें बस बात करना है सर डबल शिफ्टिंग वर्किंग। डबल शिफ्टिंग वर्किंग कैपिटल। अच्छा, डबल शिफ्टिंग वर्किंग कैपिटल मतलब क्या है? थोड़ा मतलब के साथ बात करते हैं। एज द नेम सजेस्ट, if the firm was working 8 hours, try to understand sir, अगर कोई फार्म या बिजनेस 8 घंटा काम करता है इन अ डे, 8 आवर्स a day, it is a single shift, it's a single shift concept। ठीक है, 8 घंटा दिन में काम करना सिंगल शिफ्ट का पहचान है। इट वुड बी working 8 into 2 close to 16 hours a day under double shifting। ठीक है सर, डबल शिफ्टिंग में ये 8 इंटू 2 16 आवर्स ए डे काम करता है। हेंस ये तो नॉर्मल बात हो गया ना कि आपका कैपिटल का जरूरत भी ज्यादा हो जाएगा।
वर्किंग कैपिटल का. Hence, if a production was if a production was 50,000 units under single shift, if a production was 50,000 units under single shifts, it would be 1 lakh units under double shift. बहुत ही कॉमन सेंस बन रहा है ना, कॉमन सेंस बन रहा है. सिंगल सीट में 50,000 तो डबल सीट में 1 लाख, कॉमन सेंस बना लो. द ओनली पॉइंट to remember is that WIP estimation मेन जो कॉन्सेप्ट है सर वो वर्क इन प्रोग्रेस का एस्टिमेशन है. इसको लेके थोड़ा सा आपको दिमाग थोड़ा सा चलाना होगा. WIP estimation would still use 50,000 units. The reason being, ऐसा क्यों? The reason being that WIP represent, पहले थोड़ा सुन लो फिर मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है, लिख लो. WIP क्या रिप्रेजेंट करता है? WIP वर्क इन प्रोग्रेस को रिप्रेजेंट करता है ना. रीजन बीइंग दैट WIP रिप्रेजेंट, WIP क्या रिप्रेजेंट करता है? वर्क इन प्रोग्रेस. और वर्क इन प्रोग्रेस में क्या रहता है सर? बोलो. सेमी फिनिश्ड गुड्स, मतलब जो गुड्स कंप्लीटली रेडी नहीं हुआ, कंप्लीटली रेडी नहीं हुआ बट कंप्लीट होगा, वे में है, कंप्लीट नहीं हुआ, तो सेमी फिनिश्ड गुड्स उसको WIP में रखा जाता है. नाउ दैट विल बी required, that will be required that will be required in the next stage of production. मतलब जो सेमी फिनिश्ड है वो नेक्स्ट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन में यूज होगा ना. सब बात को समझे. हम लोग यहाँ पर डबल शिफ्ट कर रहे हैं, डबल शिफ्ट कर रहे हैं, तो फर्स्ट स्टेज में जो भी कंडीशंस में प्रोडक्ट कंप्लीट हुआ था, सेकेंड स्टेज में जब आप जाएंगे, दैट इज डबल शिफ्ट का सेकेंड शिफ्ट में जब जाएंगे, तो जो पुराना WIP में था उसी को तो यूज करेंगे नॉर्मली, है ना. एक सेंस लगाइए, नेक्स्ट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन में वही जाएगा. तो इट डज नॉट मैटर whether the next stage will start on the next day or the same day or on the same day. मतलब आप अगर कोई सेमी फिनिश्ड गुड्स को, एक सिंपल एग्जांपल लो सर, सेमी फिनिश्ड गुड्स, ठीक है. अब कोई भी सेमी फिनिश्ड गुड्स को उठाओ, ठीक है, से फॉर एग्जांपल, अब जैसे देखो क्या लिया जाए, क्या लिया जाए.
कुछ भी ले सकते हैं ऐसे। जैसे मानो इसी को ले लेते हैं, जैसे ये गुड्स है जो सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट्स है सर, कंप्लीट नहीं हुआ है, सब आधा अधूरा छोटा छोटा हुआ है। अब इसको अभी क्या करना है, ये जब तक कंप्लीटली नहीं बनेगा, ठीक है, जब तक इसको हम मतलब ये अभी इसको असेंबल करना है सर, जोड़ना है, ठीक है, इसको असेंबल करना है, जोड़ना है, तब जाके ये एक कंप्लीट प्रोडक्ट बनेगा। ये सर नो सर, बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं? ये सब क्या है, सब खुला खुला है, ठीक है, अभी भी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन ये मानो WIP में पड़ा हुआ है, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये वर्क इन प्रोग्रेस में है। अब अगर मानो कि आप फर्स्ट शिफ्टिंग में इसको कंप्लीट कर लिए, तो ऑटोमेटिकली सेकंड शिफ्टिंग में इसको कंप्लीट करने के लिए क्या करोगे, फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करोगे। जो अभी WIP में है, सेकंड शिफ्ट में वही फिनिश गुड्स बनता है। हेलो, अब कॉन्सेप्ट ये है सर, नॉर्मली अगर सिंगल डे में 2 शिफ्ट हो रहा है तो हमें ऐसा लग रहा है, लेकिन अगर अलग अलग दिन में होता तो, अगर अलग अलग दिन में होता तो भी तो वही करते कि आज 9 तारीख को अगर आप पहला शिफ्ट कर रहे हो, सेकंड शिफ्ट कल होता, लेकिन अगर आज ही मॉर्निंग में फर्स्ट शिफ्ट हो गया तो इवनिंग में सेकंड शिफ्ट होने वाला है, सेम डे पे हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली आपका पुराना WIP में जो है वही तो सेकंड शिफ्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब बेसिकली ट्रांसफर हो जाएगा। ये सर नो, इतना मुझे बता दो सर आप। बाकी जब क्वेश्चन को और थोड़ा सा आगे लेके जाएंगे आपको और समझ में आएगा, लेकिन क्या ये बात समझ में आया? चल मी सर, बात समझ में आ रहा है, ये सर नो? हाँ सर। यस सर। तो बेसिकली अगर ये समझ में आया तो अभी टेम्पो लिमिटेड का जो क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ पर लिया और जिसका आंसर मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि फर्स्ट शिफ्टिंग में इसका वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट कितना है, ठीक है, लेकिन मैं आपको क्या करना चाहता हूँ, मैं आपको डायरेक्टली डबल शिफ्टिंग में लेके आना चाहता हूँ। मुझे पता है कि फर्स्ट शिफ्टिंग में कितना जरूरी है, अब मैं सिंगल शिफ्ट में मतलब सॉरी डबल शिफ्टिंग में इसको बेसिकली करना चाहता हूँ। अब इसको करने के लिए मैं सेम डेटा को यूज करूंगा, मतलब मेरा जो डेटा है वो डेटाबेस यही है, डेटाबेस मेरा टेम्पो का यही है, बस मैं शिफ्टिंग को नेक्स्ट शिफ्टिंग में सेम डे पे कन्वर्ट करूंगा, यही मेरा करंट टारगेट है। तो इसको करने के लिए मैं क्या करूंगा, यूजिंग टेम्पो लिमिटेड डेटा, ठीक है। नाउ क्वेश्चन इज दैट सेलिंग प्राइस कितना था, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है सर, सेलिंग प्राइस कितना था, देखो तो मुझे एक बार बताओ तो एक बार से। सेलिंग प्राइस क्या होगा यहाँ पर, কি রে তথা কত হবে সেলিং প্রাইস? 15% sir. কিন্তু অ্যামাউন্টটা কত হবে সেটা তো বল। So 2,25,000. 2,25,000 সেল প্রাইস এত হবে? জাস্ট সেল প্রাইস জিজ্ঞেস করতে চাইছি। सेल प्राइस, ऐसा कोई डेटा है जिसके थ्रू से हम लोग सेल प्राइस कैलकुलेट सर कर सकते हैं? यूनिट तो दिया नहीं ना. नहीं है क्या? टेम्पो लिमिटेड टर्नओवर बोला है 15 लाख, कॉस्ट एज परसेंटेज ऑफ सेल्स, डायरेक्ट मटेरियल 30%, डायरेक्ट लेबर 25%।
कॉस्ट एज परसेंटेज ऑफ सेल्स, डायरेक्ट मटेरियल दिया है, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल ओवरहेड, फिक्स्ड ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। अच्छा, ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन हमारे सामने नहीं है, तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं, कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मैं प्रोवाइड करता हूँ। ठीक है, चलो एक काम करते हैं सर, सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू 200, ठीक है, अंडर सिंगल। ये बस एडिशन हो गया, क्वेश्चन के साथ एडिशन हो गया। ये वाला क्वेश्चन आप लोग कॉपी में लिख लीजिएगा, हाँ, अंडर सिंगल। नाउ सर, अगर 200 यूनिट्स मेरा सेलिंग प्राइस आता है, ठीक है, ये अज्यूम कर दिया मैंने। सो यहाँ पर आपका टोटल प्रोडक्शन यूनिट्स कितना था? 15 लाख, 15 लाख, है ना सर? फिफ्टीन लाख तो टर्नओवर, तो 15 लाख अगर आपका टर्नओवर बता रहा है सिंगल शिफ्ट में, तो देयरफॉर नंबर ऑफ यूनिट्स कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ यूनिट्स इक्वल्स टू 15 लाख डिवाइडेड बाई, अगर सेल प्राइस 200 है, तो आप कितना यूनिट्स बना सकते हो पता? बोलो शिवम, 15 लाख बाई 200 करके कितना यूनिट आपका मैन्युफैक्चरिंग होगा इफ सेल प्राइस इज 200? 7,500. 7,500, ठीक है। यहाँ पर कुछ ब्रेकअप मुझे आपको देना है। ब्रेकअप कॉस्ट इज एज फॉलोज, तो चलो कुछ ब्रेकअप ले लेते हैं। अच्छा, जैसे कि मैंने आपको क्या बोला, मैंने आपको बोला 200 सेल प्राइस है, और यहाँ पर क्या बता रहे हैं? कॉस्ट एज परसेंटेज ऑफ सेल्स। मटेरियल है 30%, डायरेक्ट लेबर है 25%, वेरिएबल ओवरहेड है 10%, फिक्स्ड ओवरहेड है 15%, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है 5%। ऐसा कुछ डेटा आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, है ना सर? अब अगर मैं इसको ब्रेकअप करूँ तो कुछ आएगा। मटेरियल 30% ऑफ 200, ठीक है। लेबर, लेबर कितना हो जाएगा? 25% ऑफ 200, कितना होता है? 25% ऑफ 200, मतलब 200 का 30% होता है 60, 200 का 25%, कत है? 25% ऑफ 200, 50। वेरिएबल ओवरहेड 10%, 20, है ना? तो कितना? 10% ऑफ 200, 10% ऑफ 200, और क्या है? फिक्स्ड ओवरहेड 15% और ये 5%, तो फिक्स्ड और सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, तो फिक्स्ड हो जाएगा फिक्स्ड ओवरहेड 15% ऑफ 200 and selling and distribution overhead 5% ऑफ 200। तो मेरा ये वाला आ जाएगा सर 30, और ये मेरा हो जाएगा 10। यस ना? ठीक है, ये डेटा मुझे मिल गया सर, ठीक है, एज पर दी रिकॉर्ड मैंने ये वाला डेटा यहाँ से रिट्रीव कर लिया। चलो बड़ी बहुत अच्छा है। अब क्या करना है? अब क्या करना है, नेक्स्ट पेज में चलते हैं। द फर्म, नाउ ये मैंने एक्चुअली एग्जांपल बनाया टेम्को का इंफॉर्मेशन को यूज करके, और कुछ नहीं, ठीक है। द फर्म नाउ डिसाइड्स to operate under
डबल शिफ्ट। मतलब जो इंफॉर्मेशन मेरा टेम्पो का था उसी के अंदर मैंने थोड़ा सा एडिशन किया, सेल प्राइस को थोड़ा सा दे दिया और परसेंटेज को उसी हिसाब से मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है। द फर्म नाउ डिसाइड टू ऑपरेट अंडर डबल शिफ्ट। ऑल कंपोनेंट्स of operating cycle all components of operating cycle will remain same। बाकी कंपोनेंट को सेम रखा गया। नंबर ऑफ यूनिट्स will become सर फर्स्ट शिफ्ट में हमारा यूनिट था 7,500, याद है ना। सिंगल शिफ्टिंग में नंबर ऑफ यूनिट कितना आया था, ये देखो 15 लाख था, मैंने सेल प्राइस को 200 एज्यूम कर लिया था, तो 7,500 यूनिट आया था। तो अभी डबल शिफ्टिंग करना है तो क्या करना चाहिए, ऑपरेटिंग साइकिल का कंपोनेंट सब सेम रख दिया, ठीक है। मतलब ऑपरेटिंग साइकिल कंपोनेंट्स का मतलब यही है, ऑपरेटिंग साइकिल का कंपोनेंट्स मतलब ये जो डेटा, रॉ मटेरियल्स, ऑपरेटिंग साइकिल का क्लास अगर किसी का मिस है तो प्लीज एक बार गो थ्रू कीजिएगा वापस, ठीक है। डेटर पीरियड, रॉ मटेरियल पीरियड, फिनिश गुड्स पीरियड, ठीक है, क्रेडिटर पीरियड, ठीक है। ये जो डेटा आपके सामने होता है ना, ये एक्चुअली क्या होता है आपको तो पता है ना, डेटर प्लस फिनिश गुड्स प्लस आपका डेटर पीरियड है, फिनिश गुड्स पीरियड है, WIP पीरियड है ना, A प्लस W प्लस D, और क्या आता है रे ऑपरेटिंग साइकिल में, और क्या आता है, कोई बोलेगा मुझे। फिनिश गुड्स आता है, नहीं सबसे पहले रॉ मटेरियल पीरियड, फिर क्या आता है WIP पीरियड, फिर आता है फिनिश गुड्स पीरियड, फिर आता है डेटर पीरियड, है ना, और लास्ट में क्या करते हैं सर क्रेडिटर लेस हो गया। क्रेडिटर को लेस कर देते हैं, है ना। बस वही अप्रोच यहाँ पर हम लोग अपनाते हैं। तो ये जो साइकिल है ना सर, ये जो साइकिल है मैं जो आपको मैं ऑलरेडी ऑपरेटिंग साइकिल में मेंशन करके रखा है, तो ऑपरेटिंग साइकिल को यहाँ पर रिमेन सेम माना गया। वी अज्यूम दैट ऑपरेटिंग साइकिल सेम है, बस हमें नंबर ऑफ यूनिट्स को चेंज करना है। तो नंबर ऑफ यूनिट्स मेरा डबल शिफ्ट होगा तो 7,500 का डबल कर देते हैं 15,000। बात को समझे, ठीक है। सेम क्वेश्चन है बट हम लोग एट ए टाइम में डबल शिफ्टिंग का हिसाब लगाएंगे, एट ए टाइम पे डबल शिफ्टिंग का हिसाब लगाएंगे। और क्योंकि शिफ्टिंग डबल होगा तो आपको क्या लगता है नॉर्मली क्या होता है, जब कोई प्रोडक्ट कम प्रोड्यूस होता है उसका सेलिंग प्राइस, और जो प्रोडक्ट जब थोड़ा ज्यादा प्रोड्यूस होता है उसका सेलिंग प्राइस सेम होता है क्या। मतलब जेरोक्स करने जाते हैं हम, अगर आप जेरोक्स दुकान में जाके बोलते हो कि 1 पेज जेरोक्स करना है या 10 पेज जेरोक्स करना है, उसका जो दाम होता है, अगर आप 100-200 पेज जेरोक्स करते हो क्या उसका प्राइस भी सेम आता है या थोड़ा कम पड़ता है, टेल मी। 1, 2 पेज, 4 पेज, 5 पेज, कमे जाए सर। एग्जैक्टली सर वही मैं बताना चाहता हूँ। तो 7,500 यूनिट का सेल प्राइस और 15,000 यूनिट का सेल प्राइस में कुछ अंतर होना चाहिए, होना चाहिए ना सर, सेंस क्या बोलता है सर, जरूर कम होना चाहिए, ठीक है। अब इसके पीछे क्या लॉजिक है सर, इसके पीछे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का लॉजिक है, ठीक है। ये इकोनॉमिक्स में पढ़ा जाता है। इकोनॉमिक्स में एक बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर होता है, डोंट नो आप लोगों को याद है कि नहीं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में क्या होता है जानते हो सर, ये मेरा माइक्रो इकोनॉमिक्स का क्लास चलता है सर, वहाँ पर मैं ये सब डिस्कशन थोड़ा करता रहता हूँ। अगर आप लोग इकोनॉमिक्स सीखना चाहते हो तो इकोनॉमिक्स क्लास कर सकते हो। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में बहुत सारा कॉन्सेप्ट काम करता है, ठीक है। जैसे कि देखो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में हम लोग नॉर्मली लेबर कॉस्ट, रॉ मटेरियल ये सब लेते हैं ना, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एक्चुअली यही बताते हैं कि जैसे जैसे नंबर ऑफ प्रोडक्शन बढ़ता है ना, जैसे जैसे नंबर ऑफ प्रोडक्शन बढ़ता है
उसका ऑटोमेटिकली कॉस्ट को रिड्यूस करने का मौका मिलता है, ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इन इकोनॉमिक्स। फिर उसी इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट को बाद में कॉस्ट शीट में लाया गया सर। ये जो क्वेश्चन का इमेज आप देख रहे हो ना सर, मैं इसी के बारे में थोड़ा बात कर रहा हूँ, ठीक है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एक्चुअली कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन थ्योरी ऑफ वैल्यू, ठीक है, मतलब ये बेसिकली और कुछ नहीं, यही बताता है कि जैसे जैसे नंबर ऑफ प्रोडक्शन बढ़ता है, ठीक है, वैसे वैसे का डिमांड सप्लाई के बेसिस में, ठीक है, और नंबर ऑफ प्रोडक्शन के बेसिस में उसका कॉस्ट को रिड्यूस हो जाता है। पहले होता था से फॉर एग्जांपल पहले प्राइस इस रेंज में होता था, अब प्राइस चेंज होकर बीच में आ जाता है या फिर और कम हो जाता है। ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ प्रोडक्शन के बेसिस पे। मैं अभी इकोनॉमिक्स पे तो ज़्यादा बात नहीं करूँगा, ठीक है, इकोनॉमिक्स पे ज़्यादा बात नहीं करूँगा, छोड़ दो सर, ठीक है। तो ऐसे थ्योरी ऑफ कॉस्ट हम इकोनॉमिक्स क्लास में पढ़ाऊंगा। जैसे अभी मैं डिमांड सप्लाई कंप्लीट किया, प्रोडक्शन स्टार्ट करना है, ठीक है, इकोनॉमिक्स क्लास में, फिर मैं इसमें जाऊँगा, कॉस्ट में बात करूँगा। ऐसे मैम के पास आप लोग जो लोग कॉस्टिंग पढ़ते हो वो कॉस्ट शीट के हिसाब से जरूर समझ सकते हो, ठीक है, बिकॉज सेम कॉन्सेप्ट ऑल्सो यूज्ड इन कॉस्ट शीट, ठीक है, बट वहाँ पर ग्राफिकल प्रेजेंटेशन नहीं, मैथमेटिकल प्रेजेंटेशन देखा जाता है। और उसका इकोनॉमिक पैरामीटर में मैंने बात की। जैसे न्यूज़पेपर फैक्ट्री देखा आपने, न्यूज़पेपर प्रोडक्शन, प्रिंटिंग कॉस्ट, मेरा कहने का मतलब यही है कि न्यूज़पेपर मैं ये चीज़ अगर कभी आप लोग सोचोगे तो आपको समझ में आएगा। न्यूज़पेपर जब प्रिंट होता है, ठीक है सर, हम लोग एक छोटा छोटा पेपर मार्केट में जेरोक्स कराने जाते हैं, छोटा छोटा पेपर मार्केट में जेरोक्स कराने जाते हैं, 1 रुपये करके आता है। न्यूज़पेपर वाले इतना बड़ा बड़ा पेज, इतना बड़ा बड़ा पेज इतना सस्ता में कैसे दे सकता है? तो 2-3 रीजन है इसका। एक तो इनका फैक्ट्री सेटअप, नंबर ऑफ सेलिंग, ठीक है, प्रोडक्शन, सबसे बड़ा बात एक्चुअली इसका कॉस्टिंग ना आता नहीं। आपको पता है सर न्यूज़पेपर का मेन पैसा कहाँ से आता है? एनीवन, एनी आइडिया? होना चाहिए ऐड थे सर। एडवर्टाइजमेंट से। थैंक यू सर, थैंक यू। ये जो एडवर्टाइजमेंट देखते हो ना न्यूज़पेपर के ऊपर आप लोग, इसी से एक्चुअली इसका मेन कॉस्टिंग आता है सर। इसका मेन कॉस्टिंग एक्चुअली वहीं से आता है। मतलब मतलब इसका एक्चुअल कॉस्टिंग ना अगर आप पेपर वाइज देखोगे कि मतलब पर पेज को बनाने में जो कॉस्ट पड़ता है वो कॉस्टिंग एक्चुअली पेपर से मिलना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। ज़्यादातर कंपनी जिसका न्यूज़पेपर तो बहुत लोग स्टार्ट करता है, बहुत सारा मार्केट में कंपनीज है जो न्यूज़पेपर चलाते हैं, इवन कुछ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस भी न्यूज़पेपर चलाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि पॉलिटिकली चलाओ या फिर आप कॉमर्शियली चलाओ, यहाँ पर एक चीज देखना होता है कि क्या आपका पेपर मार्केट में लोग बाई करेगा, और अगर मार्केट में उसका सेल है तो उसमें एडवर्टाइजमेंट जरूर आएगा, ठीक है। जैसे जैसे कि टाइम्स ऑफ इंडिया, अब टाइम्स ऑफ इंडिया इंडिया का लार्जेस्ट सेलिंग न्यूज़पेपर है इंग्लिश में, ठीक है, सबसे ज्यादा सेल टाइम्स ऑफ इंडिया का होता है। इसके बाद बाकी और भी है, स्टेट्समैन है, द हिंदू है, ठीक है, टेलीग्राफ इंडिया वेस्ट बंगाल में होता है सर, और आउट ऑफ वेस्ट बंगाल टेलीग्राफ का इतना सेल नहीं है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट इज दैट कि पॉपुलर न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट आता है, और एक एक एडवर्टाइजमेंट का मोटा मोटी जो प्राइस है, मोटा मोटी से अगर टाइम्स ऑफ इंडिया का मैं बात करूं, बिकॉज टाइम्स ऑफ इंडिया इज वेरी पॉपुलर न्यूज़पेपर ऑल ओवर द इंडिया, कॉमर्शियल न्यूज़पेपर, इकोनॉमिक टाइम्स, बिजनेस स्टैंडर्ड्स, ये बहुत ही पॉपुलर है। यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट का कॉस्ट मोटा मोटी एक एक दिन का सर्कुलेशन का डिपेंडिंग ऑन दी सिटी टू सिटी डिपेंड करता है, बट फ्रंट पेज का एडवर्टाइजमेंट 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख, मोर देन दैट, इवन समटाइम्स मोर देन दैट, एक एक दिन का सर्कुलेशन का सिटी वाइज चार्जेस। पूरा सिटी में अगर आप एडवर्टाइजमेंट करना चाहते हो, कोलकाता का एडवर्टाइजमेंट, बॉम्बे का एडवर्टाइजमेंट सेम होगा, नॉट नेसेसरी। ऑल ओवर इंडिया एडवर्टाइजमेंट तो सर ऑलमोस्ट मतलब 10-20 लाख हो जाएगा, और ज्यादा करोड़ों में भी जा सकता है, आई डोंट नो, बट मोटा मोटी मैं जितना एवरेज प्राइस सुना था, कोलकाता में थोड़ा कम है, बॉम्बे से और ज्यादा है, 3 लाख 3.5 लाख के आसपास के मतलब एक दिन का फ्रंट पेज एडवर्टाइजमेंट का, जैसे वो फ्लिपकार्ट वगैरह देता है ना, फ्लिपकार्ट अमेजन का जब बिग बिलियन डे सेल वगैरह चलता है, ठीक है, बहुत कॉस्ट पड़ता है फ्रंट पेज का। बीच में सर 10,000 20,000 नॉर्मल छोटा छोटा एडवर्टाइजमेंट 5,000, है ना, छोटा एड का ज्यादा दाम है कंपेरेटिवली।
उसी ऐड से उनका पैसा आता है, ठीक है। लेकिन अगर आप कॉस्टिंग वाइज देखो, अगर पेपर का सेलिंग कम है ना तो न्यूज़पेपर चलाना बहुत मुश्किल है। क्या सर सही बोला कि नहीं? आप लोगों का क्या एक्सपीरियंस है? সব থেকে বেশি স্যার মুম্বাই আর গুজরাট। ভাই গুজরাটে কি স্যার সব থেকে চার্জেস বেশি? হ্যাঁ স্যার। ও তথা তো আমাকে ভালো বলতে পারে, তথা का तो এক্সপেরিয়েন্স है নিউজ পেপার এজেন্সি। দাদা আমি ঠিকঠাক বলেছি তো? মানে তোর আমার থেকে ভালো এক্সপিরিয়েন্স হবে, বল। স্যার স্কোয়ার মিটারটাও দেখে কতটা জায়গা নিয়ে হয়। হ্যাঁ মানে ওটাই বলতে চাইছি, মানে কত ছোট অ্যাড কত বড় অ্যাড, তাই তো? স্যার কখনো ফ্রন্ট পেজে এক দুটোও থাকে ad, ওটা একজন একা দিতে পারে না, তখন ভাগ করে দিতে হয়, স্কোয়ার মিটার হিসেবে হয় পয়সা। আচ্ছা আচ্ছা, মোটামুটি আমি যে চার্জেসটা বলছিলাম এরকমই না আরো বেশি হয়? স্যার এরকমই হয়, কখনো কখনো বেড়েও যায়, যদি আপনার হাই ডিমান্ড থাকে তখন বেড়ে যায়। তুই টাইমস অফ ইন্ডিয়াতে ছিলিস না? হ্যাঁ স্যার। चलो चलो अच्छा, मेरे को अच्छा लगा क्योंकि चौथा ऑलरेडी टाइम्स ऑफ इंडिया पे काफी दिन काम किया है, तो मेरा प्रूफ हो जाएगा कि चलो मेरा मेरा आइडिया सही है। ओके ठीक है, चलो वापस आ जाते हैं वर्किंग कैपिटल में। तो 7,500 का, तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि किस तरह से नंबर ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज करने से पर यूनिट कॉस्ट को कम किया जा सकता है। तो हम लोग भी यहाँ पर यूनिट सेल को भी कम कर देंगे। सेलिंग प्राइस विल फॉल, डबल शिफ्टिंग करने के कारण सेलिंग प्राइस थोड़ा फॉल करके 195 हो गया। रॉ मटेरियल कॉस्ट विल फॉल टू 57। सर पहले रॉ मटेरियल कॉस्ट आपको ऑलरेडी पता है, जस्ट चेक करो एक बार, ऑलरेडी हम लोगों ने स्टार्टिंग में मतलब कैलकुलेट कर लिया। फिक्स्ड ओवरहेड विल गो अप, ये तो बढ़ जाएगा ना सर, फिक्स्ड ओवरहेड बढ़ जाएगा क्योंकि सिंगल शिफ्ट का फिक्स्ड ओवरहेड डबल शिफ्ट का फिक्स्ड ओवरहेड सेम कैसे हो सकता है ना? तो फिक्स्ड ओवरहेड बढ़ के आपका हो जाएगा 10,000। पहले कितना था फिक्स्ड ओवरहेड के बारे में? अच्छा पहले 15% ऑफ द सेल प्राइस बोला गया था, ठीक है। मैंने यहाँ पर एक अमाउंट ले लिया, फिक्स्ड ओवरहेड जो भी था अभी गो अप बाई 10,000 रुपीज हो गया, ठीक है। अब इसको मैं आपको बताता हूँ कि इसको कैसे हिसाब लगाना। फिक्स्ड ओवरहेड गो अप बाई 10,000 मतलब क्वेश्चन रेडी हो रहा है सर, कंपनी अपना एस्टिमेट बना रहा है। अभी आप एस्टिमेट करके बताओ, एस्टिमेट दी इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट on account of double shift. This is the question. अब जाके क्वेश्चन कंप्लीट का मतलब एक्चुअली और कुछ नहीं, मैंने आपको डबल शिफ्ट बताया, फिर टेम्पो लिमिटेड का इन्फॉर्मेशन को यूज करके मैं आपको डबल शिफ्ट का क्वेश्चन रेडी किया, ठीक है। आपके माइंड में एक आइडिया क्रिएट हुआ कि एक सिंपल सेम ऑर्गेनाइजेशन पे जो सिंगल शिफ्ट में चल रहा था, अगर मैं उसी को डबल शिफ्ट में कन्वर्ट करना चाहूँ तो मेरा क्या सिचुएशन हो सकता है। अब हमें यहाँ पर एस्टिमेट करने के लिए बोला गया है, तो चलो एस्टिमेट के लिए चल पड़े, ठीक है। ज्योति, नंदिनी, नील, समझ में आ रहा है? शिवम बोलो साहब। हाँ कैलकुलेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट अंडर सिंगल शिफ्ट कितना था? ये मैंने आंसर बता दिया आपको, ठीक है। आप लोगों ने ट्राई किया होगा बट कुछ आंसर मिसमैच है, बट मैं आपको आंसर अभी बता दूँ। दिस विल बी 4,70,625, ठीक है। अब इसके बारे में मैं बाद में बात करता हूँ कि सर कैसे आया था। स्टेप 2 कैलकुलेशन
of working capital under double shifting. স্যার অ্যান্সারটা এটাই এসছে, ওটা একটু ভুল হয়ে গেছিল। তাই কি ভুল করে ফেলেছি? স্যার ওই ফিনিশ গুডসটা একটু ভুল হয়ে গেছিল। चलो थैंक यू सर, थैंक यू दादा, वेरी गुड। नाउ इसीलिए मैंने इजी दिया था, ये हो जाना चाहिए। ठीक है देखो, अब सर आपको ना थोड़ा सा कॉस्ट शीट को रिवाइज करना है। अब कॉस्ट शीट का आइडिया आप लोगों को है, मैम के पास आप लोग करते हो। सर आप मुझे बताओ, पुराना मटेरियल का हिसाब और अभी मटेरियल का हिसाब क्या सेम है? हेलो, पुराना मटेरियल 60 रुपीज था, करेंट मटेरियल 57 हो गया। पुराना लेबर 50 था, करंट लेबर क्या है? तो चेंजेस है क्या करंट लेबर में? वेरिएबल ओवरहेड में चेंजेस कुछ तो नहीं है, फिक्स्ड ओवरहेड में चेंजेस है। ठीक है, फिक्स्ड ओवरहेड में चेंजेस है, और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में भी कोई चेंजेस नहीं है। और मैंने आपको क्या बोला, सेलिंग प्राइस 195 है। ठीक है, चलो अब कॉस्ट शीट को रिवाइज करते हैं। तो मटेरियल यूनिट, मटेरियल का यूनिट कितना हो गया? 57। चलो वेरी गुड, पहले 60 था अब 57 हो गया। लेबर कॉस्ट में चेंजेस तो कुछ हुआ नहीं सर, है ना? फिफ्टी था 50 रह गया। वेरिएबल ओवरहेड वेरिएबल ओवरहेड कितना हो जाएगा? वेरिएबल ओवरहेड कितना था सर पहले? 20 था। चेक करो एक बार, फिक्स्ड ओवरहेड में थोड़ा चेंजेस आ जाएगा सर, फिक्स्ड ओवरहेड में चेंजेस आ जाएगा। ये आप कैलकुलेट कर सकते हो क्या? ये मुझे कैलकुलेट करके कोई बता पाओगे? वेरिएबल ओवरहेड का कोई हिसाब दे पाओगे सर? बोलो। मैंने आपको क्या बताया, वेरिएबल ओवरहेड में जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दिया, इसमें मैंने आपको ये बताया कि सॉरी, फिक्स्ड ओवरहेड गो अप बाई 10,000। वेरिएबल 20 था 20 है, बट फिक्स्ड ओवरहेड चेंज हो गया 10,000 हो गया। क्या आप मुझे बता सकते हो कि करंट फिक्स्ड ओवरहेड का कितना अमाउंट आएगा पर यूनिट के हिसाब से? अगर 10,000 में बढ़ जाता है तो कैसे निकालोगे? एनीवन ट्राई करो थोड़ा। अच्छा, नंबर ऑफ यूनिट प्रोडक्शन कितना है अभी बताओ सर? पहले 7,500 यूनिट बनाते थे, अभी कितना यूनिट बनाते हो? डबल ना, 15,000 यूनिट बनाते हो। ठीक है, तो सिंपल बात है ना, 7,500 यूनिट के लिए आपका 7,500 यूनिट के लिए आपका पुराना फिक्स्ड ओवरहेड कितना था? 30 है ना, पुराना फिक्स्ड ओवरहेड था 30 रुपीज। ठीक है, जो था उसमें एडिशन हो गया 10,000 का, उसको डिवाइडेड कर दो 15,000 यूनिट पे। बोलो सर, आ जाएगा? नंदिनी बोल, ज्योति बोलो, आ जाना चाहिए ना? शिवम, हेलो सर, बोलो सर बोलो। पहले 7,500 यूनिट का फिक्स्ड ओवरहेड था 30 रुपीज करके, अभी 10,000 और ऐड हो जाएगा, तो 7,500 इंटू 30 प्लस 10,000 डिवाइडेड बाई 15,000 यूनिट कितना आ जाएगा?
तो 15.66 15.66666666 ऐसा कुछ है क्या? हाँ सर। तो अगर कभी भी ऐसा रहता है तो 6-7 कर देना चाहिए, ठीक है। ओके सर, और क्या? एस एंड डी, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। टेन, ठीक है, बस हो गया। सेलिंग प्राइस कितना है? सेलिंग प्राइस कितना है? हम लोग ऑलरेडी इसके बारे में बात कर चुके हैं, 195, ठीक है, 195। ये हम लोग ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, मतलब सेलिंग प्राइस हम लोग ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हैं कि सेलिंग प्राइस इतना रहेगा। तो बाकी अमाउंट क्या है? जो कॉस्टिंग है और बाकी अमाउंट प्रॉफिट का हिस्सा है ना। सेल प्राइस अगर 195 है और जो डिफरेंसेस आ रहा है वो क्या है? 50 और 57, इधर 20, कितना हो जाता है? 107, 20, 127, 127 और 15, 120, 135, हाँ 135.67 है ना। तो 135.67 और इधर 10, मतलब 35 और 10 45, 145.67। तो बीच का जो गैप है 50 रुपीज समथिंग, वो आपका प्रॉफिट का पार्ट है। तो ठीक है, अभी जरूरी नहीं है इसलिए मैं लिखूंगा नहीं। बस ये हमारा रिवाइज कॉस्ट शीट रेडी, ठीक है सर। रिवाइज कॉस्ट शीट समझ में आ गया। अब बस वही काम, फिर से वही, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? थोड़ बोड़ी खड़ा, खड़ा बोड़ी थोड़। क्या करना है? स्टेप 1, थोड़ बोड़ी खड़ा, खड़ा बोड़ी थोड़, समझते हो? ये बंगाली मुहावरा है सर। वही काम, जो काम बार बार एक ही चीज घुमा फिरा के करना पड़ता है, उसको हम लोग ऐसे बोलते हैं ना, थोड़ बोड़ी खड़ा, खड़ा बोड़ी थोड़। तो स्टेप 1, जिसको बंगाली आता है वही समझ पाएगा, जो नहीं समझ पाएगा कोई बात नहीं सर, कोई स्पेशल बात नहीं था ये, ऐसे ही मेरे को मन हुआ बोल दिया। रॉ मटेरियल कंजम्पशन, रॉ मटेरियल कंजम्पशन क्या होगा? डबल शिफ्टिंग में 15,000 यूनिट कितना करके? 57 करके। कितना होता है? जल्दी बोलो। अब फास्ट फास्ट हो जाना चाहिए, फास्ट फास्ट हो जाना चाहिए सर। एट लैख 55,000। 8,55,000, थैंक यू सर। रॉ मटेरियल स्टॉक कितना होगा? 8,55,000 इंटू रॉ मटेरियल के बारे में क्वेश्चन में क्या बोला गया था? कितना दिन का रॉ मटेरियल का स्टॉक के बारे में बोला है? 3 मंथ्स, ठीक है, 3 मंथ्स, 3 मंथ्स। 3/50, नहीं सॉरी मंथ है तो 12, सॉरी 3/12 कितना हो जाएगा? 2,13,750। 2 लाख, ठीक है, ओके 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 सर, ये हो गया रॉ मटेरियल। नेक्स्ट बी, मतलब पॉइंट 1 हो गया, वर्किंग कैपिटल ए हो गया, बी, बी पॉइंट। सर WIP चाहिए हमें, वी नीड WIP। तो WIP के लिए क्या करना है? पार्शियल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। पार्शियल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे करेंगे सर? पार्शियल क्यों? बिकॉज WIP में जो होता है वो पार्शियल लेवल में होता है। वर्क इन प्रोग्रेस रिप्रेजेंट 2 मंथ्स ऑफ हाफ प्रोड्यूस्ड गुड्स, ठीक है। तो क्वेश्चन ने कुछ बोला नहीं है तो पार्शियल ले लेते हैं ना। मतलब 57 लेबर का, सॉरी रॉ मटेरियल है, 50 मेरा लेबर है, 20 मेरा ओवरहेड है, ठीक है। तो 57, 50 और 20 को डिवाइडेड बाई 2 कर देते हैं। डिवाइडेड बाई 2 क्यों? एवरेज कर लेंगे ना, और क्या, हाफ, ठीक है। तो हमारा यूनिट का खर्चा हो जाएगा 63.5 पर यूनिट। चेक कर लेना एक बार, 50, 57 प्लस 20/2 करने से 63.5 पर यूनिट आता है।
तो मेरा टोटल प्रोडक्शन हो रहा है सर 7,500 यूनिट। 7,500 के लिए 7.5 ही होगा ना, या 15,000 होगा? अरे 7.5 होगा कि 15,000 होगा? 7,500। सर समझ रहे हैं सर, कंफ्यूजन मत होना। नॉर्मली हम लोग वही ले लेते हैं, टोटल प्रोडक्शन ले लेते हैं, बट व्हाट क्वेश्चन सेज वर्क इन प्रोग्रेस रिप्रेजेंट 2 मंथ्स ऑफ द हाफ प्रोड्यूस्ड गुड्स। ठीक है, हाफ प्रोड्यूस्ड गुड्स, ये बात को ध्यान रखिएगा, हाफ प्रोड्यूस्ड गुड्स। तो दैट्स व्हाई हम लोग टोटल 15,000 का हाफ लेंगे, 7,500, 7,500 का 63.5 करेंगे। समझ रहे सर, वर्क इन प्रोग्रेस को लेके ही थोड़ा बातचीत चलेगा और कुछ नहीं। जो आधा गुड्स है उसी का कितना दिन का, मतलब कितना खर्चा हो जाएगा? $4,76,250। 76,250। यहीं से हम लोग WIP स्टॉक भी निकाल लेंगे। WIP स्टॉक इक्वल्स टू 4,76,250 इंटू कतो बाई कतो, तब कितने मंथ के लिए? 2 मंथ्स के लिए, है ना? तो 2 बाई कतो हलो WIP स्टॉक कितना हुआ? 79,375। 79,375। थैंक यू सर। सर पॉइंट नंबर सी, फिनिश गुड्स। WIP को थोड़ा सा समझिएगा, हाँ सर, अगर कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए फिर से। फिनिश गुड्स का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो जाएगा? अरे सारा का सारा आ जाएगा 57, 50, 20, है ना? यही तो मेन हमारा कॉस्टिंग में आता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में। तो मेरा टोटल यूनिट आ जाते हैं 127 पर यूनिट। ओके, तो 15,000 मेरा टोटल प्रोडक्शन है फिनिश गुड्स का, 127 करके मेरा जितना होता है, कितना बताओ? तो बोलो 19,05,000। देखो तो एक बार, ठीक बोल रहा हूँ? हाँ सर। Yes. तो फिनिश गुड स्टॉक मेरा कितना हो जाएगा? 19,05,000 इंटू फिनिश गुड्स के बारे में क्वेश्चन क्या था? 1 मंथ प्रोडक्शन 1/12, तो कितना हो जाएगा? $29,25,000। चेक कर लेना एक बार ना, ये मेरा हो गया फिनिश गुड्स। ठीक है, ठीक है सर, 29,25,000। सर और क्या? पॉइंट नंबर डी, पॉइंट नंबर डी में क्या आएगा? बोलो। स्टॉक 29,25,000 कैसा आएगा? कितना हो रहा है, वही तो मैं पूछ रहा हूँ। 158,750। ऐसा आ रहा है 19,05,000, 10,05,000 into 1/12, oh 158, oh सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक ठीक सर, मेरा गलत, कुछ उल्टा सीधा आ गया। 158,750, ठीक, ठीक है, अभी ठीक है, थैंक यू सर। अच्छा क्रेडिट सेल, अच्छा मैंने क्रेडिट सेल का डेटा को पुट कर दिया, ठीक है सर। क्रेडिट सेल मतलब क्रेडिट सेल्स का जो डेटा है मैं उसको शायद सोच लिया था उसका आंसर। क्रेडिट सेल्स का डेटा है 15,000 इंटू 195 करके। क्वेश्चन में तो कुछ बोला नहीं है कि कितना क्रेडिट सेल्स है, तो हम लोग पूरा का पूरा ही क्रेडिट सेल मान लेंगे और क्या करेंगे। हाँ सर, तो 15,000 यूनिट और 195 करके सेल प्राइस है,
जितना होगा वही उसका क्रेडिट सेल का टोटल वैल्यू है। तो कितना हो जाएगा क्रेडिट सेल? आई थिंक दिस वन 29,25,000। चेक करो एक बार, कंफर्म कीजिएगा सर, मेरा कोई भरोसा नहीं है, मैं गलत कैलकुलेशन कर लेता हूँ। 15,000 इंटू 195 कितना होता है? So 29,25,000. ओके सर, तो क्रेडिट सेल आ गया तो फिर डेटर भी आ जाएगा ना। 29,25,000 into what? टू 2.5। डेटर का पीरियड कितना है? 2.5 by 12। बताओ भी कितना हुआ? $6,93,75। चेक कर लेना। ज्योति कंफर्म मी प्लीज। सर क्रेडिटर का इंफॉर्मेशन चाहिए, क्रेडिटर का क्या करें? क्रेडिटर का क्या करें सर? 8 लाख। अच्छा, क्रेडिटर का इंफॉर्मेशन हमें कहाँ से मिलेगा? रॉ मटेरियल कंजम्पशन से मिलेगा क्या? हाँ सर, जितना मेरा रॉ मटेरियल परचेस है वही मेरा क्रेडिट परचेस मानेंगे, और क्या करेंगे? वही तो है, रॉ मटेरियल कंजम्पशन जो है 8,55,000 का, यही मेरा क्रेडिट परचेस मान लिया जाएगा, यही तो रूल्स है। तो क्रेडिटर इक्वल्स टू 8,55,000, मतलब जो रॉ मटेरियल मैंने परचेस किया उसी को मैं अपना क्रेडिट परचेस मान लूंगा अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो 8,55,000 अगर बोलता कि 80% क्रेडिट परचेस है 20% कैश है तो अलग बात, तब उस तरह से करते हैं, बट यहाँ पर नॉर्मली यही होता है, रॉ मटेरियल कंजम्पशन इक्वल्स टू क्रेडिट परचेस। अच्छा, 8,55,000 का क्रेडिटर का क्या इंफॉर्मेशन था आपके पास? सर रॉ मटेरियल के लिए, डायरेक्ट मटेरियल के लिए क्रेडिटर बोला 2 मंथ्स का, मतलब आप जो क्रेडिटर से रॉ मटेरियल लोगे ना 2 मंथ्स का क्रेडिट पे लोगे, मतलब 2 महीने बाद आपको मतलब मटेरियल का पेमेंट करना पड़ेगा। मटेरियल का पेमेंट 2 महीना बाद करना पड़ता है, ठीक है, ये आपका बिजनेस का सिस्टम है। तो 8,55,000 इंटू 2/12 बोलो कितना होता है? $142,500। चेक करके बताना मुझे। लेबर आउटस्टैंडिंग, लेबर कॉस्ट आउटस्टैंडिंग, मतलब लेबर का भी क्रेडिट है आपका। सर आप 15,000 यूनिट बनाते हो और 15,000 यूनिट बनाने के लिए कितना लेबर का खर्चा करते हो? पर लेबर का खर्चा आपका पड़ता है यूनिट प्रति पर यूनिट 50 करके, तो आपका टोटल खर्चा पड़ जाता है 75 लाख का। ये या सॉरी 7,50,000 कितना होगा? 75 लाख के 7,50,000? 7,50,000 सर, हाँ 7,50,000। वेरी गुड शिव, ठीक है। तो 7,50,000 का आपका लेबर का कॉस्ट पड़ता है, और लेबर का क्रेडिट पीरियड कितना बोला है? 1 हफ्ता का, मतलब आप लेबर को 1 वीक छोड़ छोड़ के पेमेंट करते हो। तो इसके लिए आपको कैपिटल का क्या जरूरत पड़ेगा? 1/50। 50 क्यों लिया मैंने? क्योंकि वर्किंग वीक्स 50 लिया गया, क्वेश्चन में बता दिया था। अब ये सब सिली सिली चीजें ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये बहुत कंसंट्रेशन का खेल है सर, ठीक है। नॉर्मली लोग क्या कर देंगे ना, जल्दबाजी में 52 करके आ जाएगा, लेकिन क्वेश्चन अगर बोला है 50 तो आपको 50 करना चाहिए। सीए में बनने में बुद्धि का जरूरत कम होता है, पेशेंस का जरूरत कूल माइंड का जरूरत ज्यादा होता है, ठीक है। ऐसे हम लोग बोलते हैं ना चिल मार, हाँ ऐसे आजकल एक फ्रेंड सर्कल में बहुत डिस्कस होता है, अरे चिल आउट यार, ऐसे बात करते हैं। चिल आउट का क्या मतलब है? वो बियर का ठंडा बॉटल पीने को चिल आउट बोलते हैं क्या? हाँ,
व्हाट इज द ओरिजिनल चिल आउट सर? ओरिजिनल चिल आउट इज दैट कि जब टेंशन सिचुएशंस हो उस टाइम पे जो अपने आप को चिल रख सकता है वो एक्चुअल चिल है सर। हाँ, चिल आउट का मतलब ये थोड़ी है ठंडा बॉटल लेके चियर्स, हाँ, उसको चिल आउट थोड़ी बोलते हैं। वो तो एक्चुअली मतलब आप चिल आउट से बेसिकली खत्म होगा आपका हालत। चिल आउट मतलब जब प्रॉब्लम विपरीत हो, विपरीत मतलब ऑपोजिट सिचुएशंस में जब बंदा अपने आप को कंट्रोल कर पाता है वो चिल आउट होता है सर। बट हम लोग तो ऐसा ना है कूल डूड है। कूल क्या है? कूल कौन है? देखने में कूल नहीं होता। चाहे आप सुंदर सा ड्रेस पहन लो, सुंदर सा टी शर्ट पहन लो, व्हाटएवर आप पहन सकते हो, आपका पसंद हो सकता है, बट उसमें कूल नहीं लगता। कूल एक्चुअल लगता है जब सिचुएशंस कूल होना चाहिए तब आप कूल काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ठीक है, हॉट सिचुएशंस में अपने आप को कूल रखने को कूल बोला जाता है सर। क्या मैंने गलत बोला? आप ही बता दो सर। शायद आप लोगों को ये बात No, पसंद नहीं होगा, शायद ये बात पसंद नहीं होगा, होना भी नहीं चाहिए। ठीक है, बट क्या करे सर, मैं जब जब थोड़ा सोचता हूँ मैं भी वही सोचता हूँ। एक जमाना था मैं भी ऐसा सोचता था, कूल चिल। ठीक है, तो मैं भी सोचता था कि शायद यही सब में है जिंदगी। हाँ, कूल दिखना चाहिए। अरे कूल दिखना नहीं चाहिए, कूल होना चाहिए। दिखने में क्या है? हाँ, आज कूल हो कल हॉट हो जाओगे, फिर से कूल हो जाओगे, फिर पता नहीं कूल और हॉट के बीच में खिचड़ी पक जाओगे। लेकिन कूल एक जेन्युइन कैरेक्टर होता है। ठीक है, तो वो कैरेक्टर आपको एग्जाम में भी हेल्प करता है। चलो सर, 7.5 लाख इंटू 1/50 कितना हो जाएगा? 15,000। थैंक यू सर, 15,000 जी। सर वेरिएबल ओवरहेड, ओवरहेड 15,000 यूनिट के लिए कितना है? 20% करके कत হবে? 3 लाख। 3 लाख। आउटस्टैंडिंग कितना हो जाएगा? 3 लाख इंटू 1 मंथ, बोलो कितना? 25,000। फिक्स्ड ओवरहेड 15,000 यूनिट के लिए फिक्स्ड ओवरहेड कितना? 15.67 रिवाइज किए थे हम लोगों ने। टोटल हो जाएगा, टोटल हो जाएगा एनीवन? 235,050। चेक में एक बार, कंफर्म में। हाँ, आउटस्टैंडिंग फिक्स्ड ओवरहेड क्वेश्चन बताता है 1 मंथ, तो 235,050 सर सही है ना? 235,050 हाँ 19,587 है ना? 19,587 0.5 कुछ आ गएगा, एक बार देख लो ना, कुछ 0.5 कुछ आ रहा है। आप उसको राउंड कर सकते हो, 195,588 कर देना, नो प्रॉब्लम। ठीक है, अच्छा सर कुछ बाकी रह गया क्या? एनीथिंग कुछ बाकी है? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन बाकी है, तो GHI लंबा क्वेश्चन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। 15,000 यूनिट के लिए आपका सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन से 10 रुपये पर यूनिट, so its total equals to 1,50,000 and outstanding selling expenses 1,50,000 into 0.5 by 12 कत? ये तो बोलो सर, बोलिए कितना हुआ? हाँ सर, 25,000 5 है। 1.5 लाख इंटू 0.5 by 12 25,000। 0.5 है, मैंने 5 लिखा। सर 6250। 6250 6250। हाँ सर, थैंक यू। काम खत्म, पैसा हजम। अब क्या करना है? वही स्टेटमेंट रेडी करना है, और क्या? स्टेटमेंट ऑफ
statement showing estimation of working capital. ठीक है, अब स्टेटमेंट तो आपको पता है ना सर, बहुत सिंपल स्टेटमेंट होता है इसका, एक पर्टिकुलर होता है और 2 अमाउंट का कॉलम होता है। पर्टिकुलर में आपका एक करेंट एसेट का साइड होता है, करेंट एसेट्स में आपका जो भी वर्किंग्स है, रॉ मटेरियल, वर्किंग नोट 1, WIP, वर्किंग नोट 2, फिनिश गुड्स, वर्किंग नोट 3, मेंशन कर दिया ना, ठीक है, डेटर, वर्किंग नोट 4। सर कैश वगैरह है क्या क्वेश्चन में कुछ? इज देयर एनी मेंशन ऑफ कैश और एनी कैश इक्विवेलेंट? क्योंकि कैश इक्विवेलेंट हमारा क्या होता है, करंट एसेट्स होता है। बट सर क्वेश्चन इसके बारे में साइलेंट है, कुछ नहीं बोला, तो कुछ नहीं बोला तो हम भी कुछ नहीं करेंगे और क्या। तो क्वेश्चन चुप है तो मैं क्या दिमाग लगाऊं। अच्छा बस अमाउंट पुट करना मुझे बताना सर। 2,13,750, 4,76,250, 1,55,8,750। सर गलत बोल होने से बता दीजिएगा। 6,09,375 टोटल करके आउटर में बताओ ना सर कितना है। 14,58,125। नहीं तो टोटल बता रहे हैं कि हाँ WIP रॉन्ग है 79। WIP रॉन्ग है मेरा। ओहो थैंक यू सर। सर 10,61,250। 10,61,250 ना, ये क्या होगा 79375। थैंक यू सर, अब सही होगा। देखो सर, इसलिए मेरे को अंधा अंधा फॉलो नहीं करना चाहिए, अपना दिमाग भी लगाना चाहिए। मेरे को फॉलो करोगे ऐसा हालत होगा मेरे जैसा। क्रेडिटर, करंट लायबिलिटी में क्रेडिटर कितना है सर? 142,500। चेक कर लेना। आउटस्टैंडिंग वेजेस कितना है? 15,000। आउटस्टैंडिंग वेरिएबल ओवरहेड कितना है? 25,000। ठीक है, और भी कुछ है क्या? यस और भी कुछ है। अरे यहाँ पर जगह खत्म हो गया क्या? तो मैं नेक्स्ट पेज में देता हूँ। आउटस्टैंडिंग फिक्स्ड ओवरहेड 19,588 and outstanding selling and distribution overhead 6,250। टोटल कीजिएगा और आउटर में बताइएगा कितना हो रहा है। बताओ अच्छा, एक बार ट्राई कर बताना मुझे सर ये हुआ क्या। 2,08,338। ओके सर, तो फिर करना क्या है, बस जिस एसेट से लायबिलिटी को हटाओ, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी इक्वल्स टू नेट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। सो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट सॉरी 8,52,912। यस दिस इज द आंसर सर। ये हमारा हो गया डबल शिफ्टिंग के केस में वर्किंग कैपिटल का जरूरत। लेकिन अभी भी आंसर कंप्लीट नहीं हुआ। हम लोग 3 स्टेप में इस क्वेश्चन को स्टार्ट किए थे, 2 स्टेप से। पहला स्टेप 1 था, जो हमारा सॉरी नॉट दिस वन, कहाँ चला गया दिस वन।
कैलकुलेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट इन सिंगल शिफ्ट, ये स्टेप 1 था। पहले सिंगल शिफ्ट कैलकुलेट करो, फिर स्टेप 2 में डबल शिफ्ट का रिवाइज करके और उसका हिसाब किया हम लोगों ने। अब स्टेप 3 में आपको इसका जवाब देना है। एडिशनल रिक्वायरमेंट of working capital on account of double shift. Step 2 minus step 1, मतलब 8,52,912 माइनस स्टेप 1 कितना था? 7 लाख नहीं सॉरी 4,70,625 नहीं यार 825। 625 तो कत डिफरेंस एलो? डिफरेंस कितना हुआ? $3,82,287। ठीक है, ये एक्स्ट्रा पड़ेगा डबल शिफ्ट करने के लिए कंपनी का, ये एक्स्ट्रा खर्चा पड़ेगा। बोलो सर, समझ में आया कैसे कंपनी सोचता है अपने वर्किंग कैपिटल के बारे में? हाँ, चाहे वो जो भी कंपनी हो, चाहे वो टेम्को हो या फिर आज का केस स्टडीज क्वेश्चन, वो केस स्टडीज जो था हमारा सिरमा हो, हाँ जो आईपीओ आ रहा है, चाहे कोई भी कंपनी हो, वो अपने वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट इसी तरह से डिसीजन लेता है। अच्छा, वेरी गुड सर। अच्छा, एक एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को करने के लिए दूंगा। एक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ऑलरेडी मैं यहाँ पर आपको दे के रखा हूँ। नहीं दे के रखा है तो फिर मैं बाद में देता हूँ। एक काम करो सर, आप लोग एक जस्ट एक काम करो, मैं क्वेश्चन आपको व्हाट्सएप कर देता हूँ, ठीक है? आप बस एडिशनल इन्फॉर्मेशन ले लो, ठीक है? एडिशनल इन्फॉर्मेशन ले लो, क्वेश्चन के साथ ऐड कर लेना, ठीक है? क्वेश्चन मैं आपको कुछ देर बाद सेंड करता हूँ, ठीक है सर? तो जस्ट अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन ले लो, होमवर्क, डबल शिफ्टिंग, क्वेश्चन मैं आपको 2 मिनट बाद सेंड करता हूँ, बट पहले आप एडिशनल इन्फॉर्मेशन ले लो विद दी following additional information. The following additional information, क्या इंफॉर्मेशन है बस लिख लो, मैं बाद में आपको क्वेश्चन देने से ही आपको समझ में आ जाएगा। द फार्म इज नाउ ट्रेडिंग, मतलब पहले आप मेन क्वेश्चन में सिंगल शिफ्ट कर लेना, फिर आप डबल शिफ्ट का ये इंफॉर्मेशन लेना। द फार्म इज नाउ डिसाइडिंग, सॉरी ट्रेडिंग नहीं, डिसाइडिंग टू ऑपरेट अंडर डबल शिफ्ट। ठीक है, वेरी गुड सर। एक्टिविटी लेवल will get doubled, नो डाउट। जो भी आपका एक्टिविटी रहेगा वो डबल हो जाएगा, मतलब अगर जो भी यूनिट था वो यूनिट डबल हो जाएगा। सेलिंग प्राइस विल फॉल टू 190। क्वेश्चन में देख लेना पुराना प्राइस क्या है, मेंशन होगा। ड्यू टू बल्क परचेस
रॉ मटेरियल कॉस्ट भी आपका थोड़ा सस्ता पड़ेगा, क्योंकि आप एट ए टाइम में बहुत ज़्यादा माल उठाओगे ना, तो रॉ मटेरियल कॉस्ट आपका फॉल करेगा 5% पे। ऑन अकाउंट ऑफ ओवर टाइम वर्क, लेबर कॉस्ट थोड़ा बढ़ जाएगा, क्योंकि आप ओवर टाइम कराओगे, लेबर कॉस्ट गो अप बाई 10%। 10% में लेबर कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगा। आपको पूछता है इस क्वेश्चन में, बस यही इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा है, एस्टिमेशन द एडिशनल रिक्वायरमेंट of working capital on account of double shift, on account of double shift। ठीक है सर, मैं आंसर बोल देता हूँ आपको, ठीक है, जो क्वेश्चन आएगा उसका आंसर मैं आपको दे देता हूँ। पहले सिंगल शिफ्ट का निकाल लेना सर, हाँ मैच कर लेना। सिंगल शिफ्ट का आंसर आएगा 42,25,000। डबल शिफ्ट का आंसर आना चाहिए 73,88,668। तो फिर एडिशनल जो होगा आप देख लीजिएगा। $31,63,668 ये एडिशनल होगा। मैं आपको आंसर बता दिया सर, ठीक है, बस आपको ये आंसर मैच कराना है, ठीक है, ये आंसर आपको मैच कराना है। और जो बाकी होमवर्क भी मैंने दिया था आपको, अब उसे भी ट्राई करके मुझे शेयर करना, ठीक है। यहाँ पर जो बाकी होमवर्क भी मैंने देके रखा, ठीक है, लास्ट दिन, ठीक है, तो वो सब भी आप ट्राई करके मुझे आंसर आपका शेयर करना। मैं आपको आंसर मतलब उसका आंसर का जो कॉपी रहेगा मैं आपको शेयर करूंगा, आप घर पे चेक कर लीजिएगा। अच्छा अच्छा क्वेश्चन है सर, ठीक है, फिब्रोप्लास्ट का क्वेश्चन जरूर मस्ट ट्राई क्वेश्चन है, ठीक है। फिर ये वाला एक क्वेश्चन था अल्फा लिमिटेड का, अल्फा शायद करा दिया था। ये एमएनपी का एक जरूर ट्राई कीजिएगा सर, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है सर, ठीक है। एमएनपी लिमिटेड का बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, मस्ट ट्राई क्वेश्चन है सर, ठीक है। एमएनपी और वो जो मैं आपको बताया दैट इज फिब्रोप्लास्ट, ठीक है। एमएनपी और फिब्रोप्लास्ट मस्ट ट्राई क्वेश्चन है, जरूर ट्राई कीजिएगा। और ये जो मैं क्वेश्चन अभी आपको मैं दिया नहीं, मैं दूंगा, ठीक है, जो मैं अभी आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन तो दे दिया, आपको बस एडिशनल इन्फॉर्मेशन को पहले सिंगल शिफ्ट कैलकुलेट करने के बाद एडिशनल को ऐड करके करना है, ठीक है, बस इतना कर लीजिए। फिर नेक्स्ट क्लास में मैं आपको वर्किंग कैपिटल का ही थोड़ा एडवांस पार्ट है, आप उसको अलग चैप्टर भी मान सकते हो, बट ये ग्रेटर वर्किंग कैपिटल का ही पार्ट है। कैश मैनेजमेंट एंड रिसीवेबल मैनेजमेंट में बात करूंगा, बहुत इंटरेस्टिंग एरिया है। कंपनी में सिर्फ कैश मैनेजमेंट के लिए ही अगर आप काम करोगे ना, उसी के लिए बैठा बैठा के लोग सैलरी देता है, सिर्फ कैश मैनेज करने के लिए। मेरा एक फ्रेंड है सर, कल ही बात हो रहा था उसके साथ, आईटीसी में है, वो सिर्फ पेबल मैनेज करता है, मतलब ट्रेड पेबल ट्रेड रिसीवेबल, ठीक है, तो सिर्फ पेबल मैनेज करता है और कुछ नहीं करता। बड़ा कंपनी में सिर्फ सिंगल काम होता है, ज्यादा हेडेक नहीं होता है। कंपनी छोटा हो तो एक साथ सब करना पड़ता है, पेबल भी देखना पड़ता है, रिसीवेबल भी देखना पड़ता है। बट कंपनी बड़ा हो ना, तो आप पेबल देख लो, रिसीवेबल देख लो, ठीक है, तो कॉन्सेप्ट इज लाइक दैट। तो आप अगर ये सब एक एक इंडिविजुअल टॉपिक भी जान जाते हो ना, तो भी आप कंपनी में सिलेक्शन में बेसिकली आप बहुत आगे रहोगे सर। मतलब मजाक नहीं कर रहा हूँ सर, ये चीज आप देख लीजिएगा बाद में, जब टाइम आएगा तब देख लीजिएगा। जो लोग पहले किया है उन लोगों को पता चल रहा है, और जो नहीं किया जो बाद में पता चलेगा। सिंगल सिंगल टॉपिक क्या बताऊं, तकदीर बदल सकता है। ठीक है सर, चलो आज इतना ही है, नेक्स्ट क्लास में बाकी बात करें। ओके सर, ठीक है, चलो आज इतना ही है, टाटा। बाय सर। ओके सर, टाटा। Hi, sir.